गहरे समंदर में गिरा हुआ एक मोती, जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन। सदा ऐशे दौरान दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। वक्त मुट्ठी में बंद रेत की मानित, मुट्ठी को बंद भी कर लें तब भी रेत हाथ से फिसलती रहती है। इस तरह वक्त को ठहराना और रोकना नामुमकिन है। हमारे बड़े बच्चों को सबसे ज्यादा जिस बात की ताकीद करते हैं वो वक्त है। वक्त की कदर करो वरना एक दिन पछताओगे। गर्ज ये कि हम सब वक्त के कैदी हैं। कामयाबी सिर्फ उस शख्स के कदम चूमती है जो वक्त की कदर करता है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं दुआ जमील और मेरे बिल्कुल पास बैठे हैं जमील सुखेरा। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपका क्या हाल है? आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। और आपने देखा आज हमने आगाज किस अच्छी बात से किया है। किस अच्छी बात से? आज की जो सबसे अच्छी बात यह है कि वक्त की कदर करें। अगर वक्त तो फिर जल्दी जल्दी आ जाओ, वक्त की कदर करें, वक्त की कदर करें। बहुत सा प्लान है। क्या कुछ बता रहे हैं? क्या कुछ बता रहे हैं? सबसे पहले किसकी बात करेंगे? बिल्कुल, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं PSL की। रंगारंग तकरीबात के बाद अब शोर शुरू हो चुका है, हल्ला गुल्ला शुरू हो चुका है, क्योंकि मैचेस का अब बाकायदा आगाज हो चुका है। तो कल के मैचेस की थोड़ी आपको अपडेट देते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग 4 के जो दूसरा मैच हुआ, कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 रन से कस दे दी और मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 184 रन का हदफ मिला था, जो कि 20 ओवर्स में 176 रन बना सके और इस तरह कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से हरा दिया। अच्छा, तीसरा मैच कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का हुआ, जिसमें कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से शिकस्त देकर जो है वो अपनी कामयाबी का आगाज किया है। तो आई एम सॉरी, हार गया, पेशावर ज़ल्मी हार गया। कहना ये आप चाहते हैं कि मैं पेशावर ज़ल्मी की फैन हूँ? तुमने खुद बताया था बताया था तुमने। बिल्कुल, और जाहिर है मैचेस का आगाज हो गया और PSL, मेरी तरह बहुत से लोग PSL के फैन हैं और हर किसी की कोई ना कोई एक टीम होती है, एक टीम है जहां उनके फेवरेट प्लेयर्स हैं। हमारी भी एक टीम है, ये नहीं अलग अलग है। तो ये रंगीनियां जारी रहेंगी और हम सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट रखेंगे कि कहां कौन सा मैच हो रहा है। PSL के मैच नहीं भी हो रहा होगा तो फिर भी अपडेट करेंगे। फिर भी अपडेट, भला क्या अपडेट करेंगे? फिर हम ये अपडेट करेंगे कि आज मैच क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बारिश हो गई जिसकी वजह से मैच नहीं हुआ। मेरे ख्याल में वक्त की कदर करनी चाहिए। इसका आगाज हमने किया, आपने मुझे रिमाइंडर दिया। आगे बढ़ते हैं और आज की खबर की तरफ जाते हैं। तो आपकी आज की खबर क्या है हमारे पास? आज की खबर हम भट्टी साहब से पूछते हैं ना जी। एक्सक्लूसिव खबरों के लिए चलते हैं सुहेल भट्टी साहब के पास। भट्टी साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज की खबरें क्या हैं? क्योंकि मैंने सुना है आज 3 एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं। जी बिल्कुल जमील सुखेरा साहब, आज हम पहले तो बात करेंगे कि तुर्की वो पाकिस्तान का दोस्त और बरादर इस्लामी मुल्क, जहाँ पर पाकिस्तानी आजकल जाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन एक तवील अरसे से ये सिलसिला जारी था कि कुछ ऐसे सादा लोग पाकिस्तानी शहरी जो कि अपने सुहाने उनको जिन्हें सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं अपने ताबनाक मुस्तकबिल के हवाले से, तो वो एक कुछ ह्यूमन स्मगलर्स के हाथों चढ़ते हैं और उन्हें तुर्की के रास्ते यूरोप ले जाने की कोशिश करते थे। माजी के अंदर तो कुछ ऐसे रास्ते मिलते थे उन्हें जिसके तरीके से वो यूरोप पहुंच जाते थे या तुर्की में क़याम पजीर होते हुए कुछ रोज़गार कमाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब आलमी सतह के ऊपर पाबंदियाँ बहुत सख्त हो चुकी हैं और तुर्की ने भी इस हवाले से एक नया मॉनिटरिंग का निज़ाम तश्कील दे दिया था, जिसके बाद अब वो लोग जो अभी भी यूरोप जाने की कोशिश करते हैं वो तुर्की में पकड़े जाते हैं। तुर्की ने इस रिसेंटली वजारत खारजा को एक ख़त लिखा और बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया गया है तुर्की की जानिब से कि पाकिस्तान इस वक्त वो दूसरा मुल्क है अफगानिस्तान के बाद जिसके शहरी गैर कानूनी तौर के ऊपर बड़ी तादाद में तुर्की में पकड़े जा चुके हैं, जिनकी तादाद 50,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तुर्की की हुकूमत ने वजारत खारजा को वाज़ेह तौर पर लिखा कि ये गैर कानूनी तारकीन वतन तुर्की के अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुके हैं, जिसके नतीजे में सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ साहिबा को खुद एक खत लिखना पड़ा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और वजारत दाखिला को, और उनसे कहा गया है कि फौरी तौर के ऊपर इन पाकिस्तानियों को जो कि तुर्की में गिरफ्तार हैं इस वक्त, जिनकी तादाद 50,000 से ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पर उनकी तस्दीक का अमल होना बाकी है इनको, ताकि बैरून मुल्क इनके तुर्की से वापस पाकिस्तान लाया जा सके। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ साहिबा ने वजारत दाखिला को 5 इक़दाम तजवीज़ किए हैं ताकि फौरी तौर पर इनको वापस लाया जा सके। तुर्की रवाना की जाएंगी।
देखिए 2 रोज़ कबल ये खत लिखा गया है सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ साहबा की जानिब से। वजारत दाखिला ने अब ये फैसला करना है कि नादरा और FIA की टीमों को कब रवाना किया जाए तुर्की एक स्पेशल अरेंजमेंट के तहत, ताकि वहाँ पर जो गिरफ्तार हैं गैर कानूनी तौर के ऊपर जो तुर्की में दाखिल हुए थे पाकिस्तानी, उनकी तस्दीक का अमल मुकम्मल करने के बाद उनको पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। कम अज़ कम इसके लिए 1 माह तो लग जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वजारत खारजा ने वजारत दाखिला को ये सिफारिश की है कि मुस्तकिल तौर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ऐसे नेटवर्क के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए ताकि ये लोग तुर्की में दाखिल ही ना हो सके। अब देखना होगा कि वजारत दाखिला FIA के नए रीजन्स का क़याम तो अमल में आया जा चुका है और गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात की बात करें, यहाँ पर अभी भी बड़े पैमाने के ऊपर ऐसे नेटवर्क मौजूद हैं जो लोगों को बहला फिसलाकर सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और उन्हें तुर्की भेजते हैं, यूरोप ले जाने की कोशिश करते हैं। यही सवाल मैं करना चाह रहा था, यही हमारे ज़हन में आ रहा था सवाल, और वो गैर कानूनी तौर के ऊपर जाने की कोशिश ना करें। ठीक है, ये बात तो ठीक है कि अब इस क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है, FIA की टीम तुर्की भी जाएगी, ये ऑपरेशन पूरा किया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है भट्टी साहब कि पाकिस्तान में रोकथाम कब होगी? वो जाली ट्रैवलर्स, वो एजेंट्स जो लोगों को बहला फुसला के पैसे भी ले लेते हैं, फिर ट्रैवल भी करवाते हैं, बेचारे तरह तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं, कोई पहुंच पाता है, कोई नहीं पहुंच पाता, उनके खिलाफ क्रैकडाउन कब होगा? जमील देखिए, इस हवाले से बहुत बड़ी बड़ी दास्तानें सामने आई, लोग रास्ते में पकड़े गए, मारे गए। बलूचिस्तान के अंदर भी गुज़श्ते साल एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसके बाद DG FIA बशीर मेमन साहब की सिफारिश के ऊपर एक प्रॉपर प्लान तैयार किया गया था। गुजरात के अंदर एक नया जोन कायम करने की तैयारी की गई थी और कहा गया था कि सर्कल के अंदर गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट में और बड़े पैमाने के ऊपर ऐसे नेटवर्क मौजूद है जिनके खिलाफ क्रैक डाउन होगा। FIA पंजाब में हरकत में आई 2 से 3 माह के लिए, फिर उसके बाद खामोशी हो गई। जब तक इस रीजन के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती, यहाँ से लोगों को वर्गला कर, यहाँ से लोगों को मिसगाइड करके बैरून मुल्क जाने की काविशें जारी रहेंगी, इनको भेजने की अटैम्प्ट जारी रखेंगे। अब ये सारे निसार FIA के ऊपर है कि किस तरीके के साथ मौसर कार्रवाई करके ऐसे नेटवर्क की बेखनी करता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया सुहेल भट्टी साहब, सारा इन्हिसार अब FIA के ऊपर है कि वो किस तरह ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप्स को पकड़ता है ताकि इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जा सके। अब अगली खबर आपके पास क्या है? पिम्स हॉस्पिटल के हवाले से कोई नया सिस्टम लाया जा रहा है, वो सिस्टम क्या है भट्टी साहब, और उसमें कैसी इस्लाहात हैं? क्या वो फायदेमंद है मरीजों के लिए और वहां पर मौजूद मुलाजमीन के लिए? रिदुआ देखिए, गुज़श्ता 20 से 25 सालों के दौरान पिम्स अस्पताल बुरी तरह से मुतासिर हुआ। गुज़श्ता हुकूमतों ने इसके ऊपर तवज्जो थी, फंड्स दस्तियाब होने के बावजूद करप्शन की नज़र हो जाते थे। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने इस मामले का नोटिस लिया था और गुज़श्ता साल अप्रैल में एक पूरा प्लान वज़ा किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर इंटरवीन किया था। नई मैनेजमेंट आई थी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर राजा अमजद महमूद, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स ने सब ने मिलकर भरपूर कोशिशें की और हुकूमत से इजाफी फंड्स हासिल किए बगैर सिर्फ 8 से 9 महीने के अंदर पिम्स की नक्शा उन्होंने बदल दिया। इमरजेंसी को तब्दील कर दिया गया, कार्डिक सेंटर को बहाल किया गया, जो पुराने वार्ड्स थे उन्हें इस तरीके से अपग्रेड किया गया कि लोग पहचान नहीं पाते थे कि क्या ये वही सरकारी हॉस्पिटल है या इस्लामाबाद का एक महंगा तरीन हॉस्पिटल, उसके ये वार्ड्स हैं। तो बड़े पैमाने के ऊपर बेहतरी लाई जा चुकी थी, मरीजों को बहुत अच्छी सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी था। लेकिन अब अचानक वफाकी हुकूमत ने एक टास्क फोर्स कायम की थी हेल्थ के हवाले से, जिसके सरबराह कायम बनाया गया था डॉक्टर नुशैरवान बरकी साहब को, जिन्होंने गुज़श्ता 5 साल के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में भी शोबा सेहत के अंदर बेहतरी लाने के हवाले से अपनी खिदमात सर अंजाम दी। लेकिन वहाँ पर कोई इजाफी हॉस्पिटल, नए हॉस्पिटल ना बन सके, बर्न सेंटर नहीं बन सका था। अब यहाँ पर वो आए हैं इस्लाहात लाने के लिए। वो पिम्स अस्पताल जिसे इजाफी फंड्स की जरूरत थी, जिसे इजाफी मुलाजमीन की जरूरत थी, उस जानिब तवज्जो देने के बजाय वहां पर अब नया निज़ाम लाने की फैसला किया गया है, जिसका नाम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कायम होंगे। डॉक्टर्स को कंट्रोल किया जाएगा, मरीजों को महंगा इलाज मुयस्सर होगा, उनको फीस अदा करना पड़ेगी, भारी फीस। तो जिसकी में गुज़श्ता रोज़ क्या समझा जाए भट्टी साहब, क्या एक्सपेक्ट किया जाए फिर कि अगर डॉक्टर नौशरवान बरकी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा में थे, उन्होंने वहां पर खिदमात दी, इस्लाह की कोशिश की, नहीं हो सका, एक भी बर्न सेंटर नहीं बन सका, वहां जहां पिम्स में एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत थी वहां फंड्स और सिस्टम लाने की बजाय डॉक्टर नौशरवान बरकी साहब आ गए हैं और पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। तो फिर क्या उम्मीद रखी जाए, कोई अच्छे चेंजेस आएंगे?
जी, ये स्ट्रक्चर जब तब्दील होगा, लेकिन उससे पहले मरीजों के लिए बहुत मुश्किलात का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि आज से डॉक्टर्स ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने, पिम्स के तमाम मुलाजमीन ने इस नए मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। आज से उन्होंने रोजाना की बुनियादों के ऊपर सुबह 8 से 10 बजे तक हड़ताल कर एहतजाज करने का फैसला किया है, और अगर हुकूमत ने यह फैसला वापस ना लिया तो इस एहतजाजी तहरीक को सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो हालात काफ़ी ख़राब होते दिखाई देते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस हॉस्पिटल का दौरा किया था, जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने दौरा किया था। उन्होंने इस अस्पताल को मिसाली करार देते हुए दीगर सरकारी अस्पतालों के लिए एक मिसाल कायम की थी कि वो इससे लर्न करें कि कैसे शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर पिम्स को बहाल किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका। हम बात ठीक है भट्टी साहब, ठीक है, ये स्टोरी तो आ गई, एक्सक्लूसिव सेंटर नहीं बना सकते तक 5 फरवरी को। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, बिल्कुल ठीक है। अब इसका कंपैरिजन करना मुश्किल है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी जिन्ना हॉस्पिटल गए हैं तो उनको वीवीआईपी रूम भी पसंद नहीं आया, और इतने साल वो गवर्नमेंट में रहे। अब इस गवर्नमेंट के लिए भी एक चैलेंज है। वो पिम्स अस्पताल जो पीएम को, चीफ जस्टिस को बड़ा पसंद आया, अब नया सिस्टम आएगा, लोग एहतजाज पर आ गए हैं। लेट्स सी आने वाले दिन क्या कहते हैं। डे बाय डे ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने देखने वालों को जो मुख्तलिफ शहरों के मसाइल हैं उनके बारे में, उनके शहरों की खबर हम शामिल करें, ताकि हमारे इस प्लेटफॉर्म से, 92 न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठे और हो सकता है उनके ये मसाइल हल हो जाए। बिल्कुल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को क्या मसाइल हैं, वो मसाइल हम आला उहदेदारों तक पहुँचाएँ, इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुँचाएँ। तो फिर गुजरांवाला, सक्खर और मुल्तान, बिल्कुल जी, ठीक है। आज के हमारे ये 3 शहर हैं। गुजरांवाला से मोहम्मद असलम है, सक्खर से सजाद पाशा और मुल्तान से ज़हीर अब्बास। सबसे पहले कहाँ का रुख करेंगे? मेरे ख्याल में हमें मुल्तान का रुख करना चाहिए। ओके, ठीक है। अब ज़हीर बताइएगा, मुल्तान के किस इलाके में हैं आप और इस इलाके के क्या मसाइल हैं? यहाँ पर जो स्पोर्ट्स के मंसूबे थे वो गुज़श्ता 1 साल से उन पे काम रुका हुआ है। फंड ना होने की वजह से मुल्तान डिवीजन के 20 ऐसे मंसूबे हैं जहाँ पर अभी तक कोई काम जो है वो दोबारा शुरू नहीं किया गया। कहा यही जा रहा है कि 1407 मिलियन के जो ये मंसूबे थे उनका फंड रिलीज नहीं हुआ हुकूमत की जानब से, जिसकी वजह से तमाम मंसूबों पर काम रुका हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्पोर्ट्स ग्राउंड में, तो इसकी इब्तदाई लागत जो थी वो 7 करोड़ 40 लाख रुपया थी, लेकिन जो काम रुका है उससे इसका तखमीना लागत भी बढ़ चुका है। अब ये मंसूबा जो है वो 9 करोड़ से तजावज कर चुका है। इसी तरह मुल्तान में एक और मंसूबा कड़ी जमंदा क्रिकेट ग्राउंड का था, वो भी इल्तवा का शिकार है फंड ना होने की वजह से। एक मंसूबा सूरज मियानी क्रिकेट ग्राउंड का जो था उसको एनओसी ना मिलने की वजह से महकमा अनार की तरफ से उस मंसूबे को खत्म करने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस बिहाड़ी की बात करें, खानेवाल की बात करें, लोधरा की बात करें, तो वहां भी 7 मंसूबे ऐसे थे खेलों के जो मुकम्मल नहीं हो सके और इस साल भी मुकम्मल होने का इम्कान नजर नहीं आ रहा। महकमा खेल के हुकाम से जब हमारी बात आप हमें अपडेट करें मुल्तान रीजन की बात, जिसमें आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी शामिल करें, तो ये फंड रिलीज क्यों नहीं हो सके, इसकी कोई वजह सामने आई? जब हमने इस हवाले से बात की तो महकमा खेल के अफसरान का यही कहना था कि पहले जो है निगरान हुकूमत थी पंजाब में, इस वजह से उन्हें फंड नहीं मिले। उसके बाद जो है वो इलेक्शन का माहौल था, इलेक्शन की वजह से फंड नहीं मिले, और उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है उसके कुछ माली मसाइल है जिसकी वजह से अभी तक फंड रिलीज नहीं हो रहे। अगर फंड नहीं मिलते तो ये जो तमाम मनसूबे हैं, मजमूई तौर पर मुल्तान डिवीजन के 20 मनसूबे हैं जो इल्तवा का शिकार हैं और उनमें मजीद इल्तवा हो सकता है। अगर ये फंड जारी किए भी जाते हैं तो उससे तखमीना लागत जो है तमाम मंसूबों का वो भी बढ़ सकता है। इसी तरह लोधरा में, खानेवाल में जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स थे उनमें कुछ तामीराती नकायस सामने आए थे, तो नकायस को दूर करने के लिए भी फंड मौजूद नहीं, जिसकी वजह से लोधरा, खानेवाल, व्याड़ी में भी खेलों की सरगर्मियां मुतासर हो रही। खिलाड़ियों से जब बात हुई, नौजवानों से जब बात हुई, तो उनका कहना था कि ये तमाम मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाए। जैसे आप हमें अपडेट कर रहे हैं, डेफिनेट बहुत है। अगर फंड रिलीज कर भी दिए जाते हैं तो फिर भी सूरत हाल गंभीर ही रहेगी, क्योंकि वहां की लागत जो है और उस फंड का जो इशू, जितनी अमाउंट की गई है वो उससे कम है। गुजरांवाला में क्या मसला है, गुजरांवाला की बात कर लेते हैं। गुजरांवाला में भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कोई इशू है, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मुल्तान की तरह गुजरांवाला का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है वो हुकूमती नज़र का मुंतज़र है। ये 2005 में ये मनसूबा शुरू किया गया 10 कनाल अराजी पर, लेकिन इसने 2011 में मुकम्मल होना था। लेकिन 2011 तक तो इसका सिर्फ अब तक जो ढांचा है वही बना हुआ है। इस वक्त हम उसी स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद जो बिल्डिंग बन गई, जवान लोगों बिल्डिंग तो बना दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ जो ईंटें सी वो चोरी होनी शुरू हो गई है। और 2005 में शुरू किया था जब उसकी लागत तकरीबन 6 करोड़ के करीब थी, लेकिन अब ये 13 साल गुजरने के बावजूद जो हुकूमतें जो आवाम में बैठे हुए हैं उनकी नज़र इस मनसूबे पर नहीं पड़ी। लेकिन जब हमने स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उनसे बात की तो उनका कहना है कि ये सियासत की नज़र हो गया था। परवेज़ की हुकूमत थी, उसके बाद जो शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई, लेकिन इसकी तरफ किसी ने जो है बिल्कुल नज़र नहीं डाली है, ताकि अब ये इसकी जो लागत है वो तकरीबन जो 7 से 8 करोड़ तक पहुंच गई है। ढांचा बिल्कुल मुकम्मल खड़ा है, खिड़कियां और जो ईंटें हैं वो चोर जो चुरा कर ले जा रहे हैं। ठीक है मोहम्मद असलम, आपने गुजरांवाला से अपडेट किया। आप देखें गुजरांवाला और मुल्तान, इन दोनों शहरों से जो है वो हमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की खबरें मिल रही हैं कि ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट जो सालों पहले शुरू किए गए अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। हालांकि खेल के मैदान आबाद रहने चाहिए, उस पर तो ज्यादा गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और खुद इमरान खान साहब बहुत ज्यादा इस पे एम्फसाइज करते थे। चलें अब सक्खर से सजाद क्या अपडेट करेंगे, आप कौन से इलाके में हैं और इस इलाके के क्या मसाइल हैं? जी देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविल अस्पताल में, सिंध के तीसरे बड़े शहर और 16 लाख की आबादी वाले शहर में कायम सिविल अस्पताल जो है वो ज़िले का हेडक्वार्टर अस्पताल है। ना सिर्फ सक्खर बल्कि जो शहर और गिरदोनवा और इसके अलावा जो दीगर ज़िलों से आने वाले की बड़ी तादाद है वो यहाँ पर इलाज की गर्ज से आते हैं। इनमें बड़ी तादाद उन मरीज़ों की होती है जो इलाज का प्राइवेट अस्पतालों में जो है वो इलाज का अखराजात जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसके बाद एक आस लिए आते हैं कि यहाँ उनको इलाज मयसर होगा। लेकिन सिविल अस्पताल में सहूलियात के फुकदान होने के बायस मरीज़ों की आम शिकायत हैं कि ना ही उनको यहाँ पर अद्वियात दी जाती हैं, ना ही उनका यहाँ सही से जो है वो इलाज मुआलजा किया जाता है और ना ही उनके टेस्ट किए जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सिविल अस्पताल का जो सालाना फंड है वो 20 करोड़ रुपए से ज़ायद है, लेकिन यहाँ सहूलियात का फुकदान है। अगर आप वार्ड्स में चली जाएँ तो वार्ड्स में सफाई सुथराई बिल्कुल भी नहीं है, बेड्स की कमी है, सहूलियात का फुकदान है, क्यों मरीजों के टेस्ट नहीं किए जाते, मसाइल एक्चुअली हैं क्या, और अगर मसाइल हैं तो वो हल क्यों नहीं हो रहे, उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, जब हमारी यहाँ अस्पताल के एमएस से बात होती है तो वो कहते हैं कि हमारे पास अमला कम है, हमारे पास डॉक्टर्स कम है। हमने सिंध हुकूमत को जो है वो लिखा हुआ है कि हमें डॉक्टर्स दिए जाएं, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ समेत दीगर जो स्टाफ है वो नहीं दिया जा रहा। हमारे पास फंड्स कम है, जबकि जो हमें हमारी इत्तलाआत हैं उनके मुताबिक जो है वो 20 करोड़ रुपए से ज़ायद जो है वो यहाँ पर फंड्स मुहैया किए जाते हैं सालाना तौर पर। जबकि इसके साथ साथ ये तो सिर्फ मरीजों की मुश्किलात हैं जो अस्पताल में दीगर शोबे हैं, जैसे कि बर्न सेंटर है, गुज़श्ता 10 साल का अरसा गुजर गया है लेकिन यहाँ पर बर्न सेंटर जो है वो फाल नहीं हो सका है। बिल्डिंग कायम कर दी गई है, मशीनें जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया का यही मौक़िफ़ होता है कि उनके पास जो है वो अमला यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो है वो डायलिसिस सेंटर यहाँ पर जो है वो आज से 15 साल पहले जो है वो कायम किया गया था। मशीनें रखी हुई हैं, लेकिन वो मशीनें भी अब पड़े पड़े जो है वो ख़राब हो गई हैं, जिसके बायस जो डायलिसिस कराने वाले यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनको निजी अस्पतालों की तरफ महंगे दामों में डायलिसिस जो है वो कराना पड़ता है। जबकि सोने पे सुहागा ये है कि गुज़श्ता 4 रोज से जो है वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की मुतालबात के हक में जो है वो हड़ताल जारी है, जिसके बायस जो मरीज हैं यहाँ इलाज की गर्ज से आने वाले वो रुल गए हैं, डॉक्टर्स को ढूंढ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, खवातीन हैं, मर्द हैं। हमें अपडेट कर रहे हैं हॉस्पिटल के मसाइल के हवाले से, और वहां भी मसला फंड्स का है। तीनों का बहुत शुक्रिया, और बहुत इंपॉर्टेंट ये इश्यूज थे जो आपने हमारे साथ शेयर किए। अब कहीं तख्ती का मसला है जनाब, तो कहीं फंड्स का मसला है सरकार। अब करना क्या है आपको बेहतर पता है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं। मैं यही कह रही थी, हमें जो करना है वो यही है, हम ब्रेक लेते हैं और हम आवाज उठा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से और दुआ भी कर सकते हैं कि जो मुतलका हुकाम है उनके कानों पर एटलीस्ट एक जूं रेंग जाए। बिल्कुल, हम ब्रेक में दुआ करते हैं। बिल्कुल। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर पूछते हैं सितारे क्या कहते हैं, मतलब लाइक क्यों फंड्स नहीं है, इधर उधर हर तरफ एक कंफ्यूजन की सूरत हाल है। ब्रेक के बाद वापस और आप देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान।
बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान कि किसकी बाजी पलट रही है और किसकी किस्मत में होगी जीत, किसकी किस्मत में होगी हार, और खासतौर पर PSL में कौन सी टीम किसके सितारे अरूज पर है और किसके सितारे गर्दिश में है। आज इन्हीं तमाम बातों के जवाब हासिल करेंगे। हमारे साथ वन एंड ओनली जो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं, मिस सामिया मौजूद हैं। वेलकम टू सवेरे पाकिस्तान। क्या हाल है? मैं मजा आता है इन लोगों से मिलके। जब मैं आती हूँ मुझे सचमुच लगता है कि मियाँ बीवी के लाउंज में आ गई। कभी आंखों से बातें करते हैं, कभी कानी आंखों से पैगाम देते हैं, जो है ना बगैर बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। ओहो, कुछ भी ना कहा, सब कह भी गए। तो आप फिर हमें ज्यादा टाइम दिया करें यहाँ पे। अच्छा हाँ, आज की हमारी अच्छी बात थी कि वक्त की कदर करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो फिर जल्दी से ये बता दें कि ये महीना चल रहा है एक्वेरियस का हाँ। तो उन लोगों के लिए ये आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जिनके बच्चे भी एक्वेरियंस हैं, आप उनके ट्रेंड को समझ सकते हैं एक्वेरियन को सुन के। जमील, ये मोस्ट सेंसिटिव सितारा है आसमानी ज़ोडिएक का। बहुत जज्बाती, बहुत हसास लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करते हैं। इनको नाराज़ करने के लिए बड़ी बातें ज़रूरी नहीं है, इनको ऑफेंड करने के लिए। सपोजिंगली एक आदमी है और वो औरत को ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी नेल पॉलिश भी हल्की सी चिप देखेगा, उससे ऑफेंड हो सकता है। गंदी जुराबें भी देखेगा तो भी उसको ऑफेंस आ सकता है, या औरत को या आदमी को। ये बहुत डीप ऑब्जर्वेंट होते हैं। इश्क के मामले में ख़वातीन हो मर्द हो, एक्स्ट्रा पोजेसिव होंगे, बहुत इमोशनल होंगे। यहाँ तक कि अक्सर मैंने इनको जो ऑब्जर्व किया है कि बच्चों से भी प्यार शेयर नहीं कर पाते अपने पार्टनर का। और जो एक्वेरियन बच्चे हैं, मैं चाहूँगी माँ बाप को कि कभी भी, मैं नहीं चाहती हूँ, मैं हमेशा ये पैगाम देती हूँ कि अपनी ख्वाहिशात बच्चों पर इम्पोज ना करें। और स्पेशली आज के ज़माने में आपकी ख्वाहिश है कि आपका बच्चा डॉक्टर बने, प्लीज़ उस पर ये बोझ ना डालिए। मैंने बड़े बड़े लोगों को पढ़ा है कि जो बेचारे वीक सितारों के साथ सिर्फ माँ बाप की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इम्पोज ना करें। इनका जो इंटरेस्ट है एक्वेरियंस का IT से रिलेटेड चीज़ों में बहुत होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसमें इनका बहुत इंटरेस्ट होता है, इसमें ये बहुत सक्सेसफुल जा सकते हैं, इंजीनियर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा 1 मिनट दें बस मुझे। जी। आज के इस सेगमेंट में एक नई एडिशन ये है कि कराची से हमें ज्वाइन किया है उनसा शाह साहिबा ने। टैरो कार्ड रीडर हैं आप, तो आपको भी वेलकम करते हैं। उनसा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। और जैसे कि मिस सामिया एक्वेरियस की बात कर रही हैं, आपके कार्ड क्या कहते हैं? कुछ अपने कार्ड्स के बारे में बताइएगा। जी, कार्ड्स भी मैंने एक्वेरियस के लिए निकाले हैं। देखिए 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, और इसमें ये कि ये साल जो 2019 एक्वेरियस के लिए बड़ा स्ट्रगल वाला तो गुजरेगा, अप्स एंड डाउन्स भी देखेंगे। और जो भी काम है हासिल करना जो चाहते हैं, जो भी उनकी विश है, जो भी उनकी ख्वाहिश है, वो उनको स्ट्रगल करके मिलेगी। लेकिन विक्ट्री उनके लिए होगी, कामयाबी ज़रूर होगी, लेकिन कोशिशों के बाद और मेहनत के बाद। अच्छा, दूसरा ये कि एक्वेरियस जो है, मैंने एक और कार्ड भी निकाला है उनकी पर्सनालिटी के। थोड़े से कानों के कच्चे भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, जज्बाती होते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि दूसरों की मशवरे और दूसरों की बातें सुनने से बेहतर है कि थोड़ा सा अपना इंट्यूशन जो है वो देखें, और उनका क्या आगे क्या उनका जो लाइफ का जो मकसद है या जो गोल्स हैं, उनके बारे में ज़्यादा कंसंट्रेशन करनी चाहिए। तो अगर हम ये कहें कि स्टार के हामिल अफराद का साल कैसा रहेगा, तो वो आप बता सकते? अच्छा, रिहाई की बात कर रही थी तुम, वो किसकी रिहाई की बात कर? तो वो कार्ड से पता कर लेते हैं ना, कार्ड क्या कहते हैं? रिहाई किसकी? शहबाज शरीफ साहब की रिहाई या किसकी बात कर रहे थे? आप पूछो ना। रिहाई तो शहबाज शरीफ के हो ही गई है। रिहाई तो शहबाज शरीफ साहब की हो ही गई है। और बाकी ये है कि थोड़ा सा भी नवाज शरीफ साहब की रिहाई इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रही। उनके जो सितारे हैं वो इस साल जो हैं वो थोड़े से बड़े डिसअपॉइंटिंग सितारे नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड है, हर तरफ से उनको जैसे नाउमीदी है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों को लेके वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई वे निकल आए, कोई उनको कॉम्पनसेट मिल जाए, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा इस वक्त 2019 में
कोई उनकी रिहाई हो या। ठीक है, उनसे आपसे पीएसएल पे भी बात करेंगे, आपसे वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो है वो क्या क्या अच्छी चीजें हमें देखने को मिलेगी आने वाले महीनों में। लेकिन हम चूंकि एक्वेरियंस पे बात कर रहे थे तो उसको जरा कंप्लीट करते हैं। आप शायद बच्चों पे थी कि बच्चे क्या चाहते हैं, उन पे चीजें इंपोज ना की जाएं, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट आप बचपन से ऑब्जर्व करें, आप देखेंगे एक्वेरियंस बच्चे यूजुअली गाड़ी का जोड़ तोड़ करेंगे, गाड़ी के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर इसको, तो उनका आप इंटरेस्ट देख के आप उनको उसी फील्ड के लिए ज़्यादा मोटिवेट कीजिए। और जहाँ तक उनसा ने भी कहा कि एक्वेरियंस का साल कैसा होगा, एक्वेरियंस को इस साल बहुत पनाह मांगनी पड़ेगी हासिदीन से, जो बैक स्टैबिंग करने वाले होते हैं। मेंटल स्ट्रेस के साथ फिजिकल हेल्थ और जॉब का स्ट्रेस भी उनको इस साल में रहने के चांसेस हैं। मगर जो अच्छी खबर है, इस साल वो जिस कोशिश कर रहे हैं, जिस डिज़ायर की और जिस स्ट्रॉन्ग डिज़ायर की, वो भी अल्लाह पाक पूरी करेंगे। अच्छा, वो एक तरफ इम्तिहान होता है, एक तरफ अल्लाह की ब्लेसिंग चल रही होती है। आपकी मुझे सरस्वती वाली बात याद आ गई है, तो एक्वेरियंस का जो ये साल है वो सरस्वती पे सरस्वती नहीं है, वो एक 2 सितारे हैं जिनका थोड़ा सा इस साल उनके ऊपर जरा सा, क्योंकि वो 12वें हाउस के अंदर है, तो वो इनको मेंटल स्ट्रेस वैसे ही जज्बाती होते हैं। तो प्लीज आप लोगों ने इस सितारे को डिफीट देनी है अपने पॉजिटिव बिहेवियर से, वरना ये आपकी फिजिकल हेल्थ को डैमेज कर सकता है। क्या ऐसे एलिमेंट्स भी हैं कि इन्हें ये काम करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, इन कामों ये काम अच्छे इफेक्ट कर इस वक्त मैं तो कहती हूँ कि बल्कि जो जुपिटर की पोजीशन है एक्वेरियंस, वो बता रही है कि कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर पूरी होगी, उसकी कोशिश करते रहे, हासिदीन से अल्लाह की पनाह मांगते रहे। एक कॉलर है, कोट दूसरे मुनीर है, उनसे पूछते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे। मुनीर, क्या हाल है आपका, क्या पूछना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप तमाम मेहमान सारे खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतरीन खैरियत से। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1972। हेलो, 14 मार्च 1972 और सुबह सवेरे मेरी पैदाइश हुई थी, सुबह जिनेजानों के टाइम। तो पूछना क्या चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं कारोबार बहुत जबरदस्त है हमारा, लेकिन शाम को पैसे आते हैं, कितने ज्यादा इकट्ठे होते हैं, लेकिन फौरन गायब हो जाते हैं, खत्म होते हैं, उसमें कोई बरकत वगैरह यही तरह का। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है? ठीक है मुनीर, अभी बताते हैं आपको। हिसाब किताब जारी है हिसाब किताब जारी है और आपको बताती है मिस सामिया कि आपके पैसे शाम को गायब हो जाते हैं। नहीं, मतलब लाइक वो लग जाते हैं, पैसे बचते नहीं है, रुकते नहीं है, सेविंग नहीं कर पाते, यही बात। हाँ, सेविंग नहीं कर पाते। नहीं, नाम इनका क्या था? मुनीर। माशाल्लाह, अगर पैसों का करम रह रहा है ना आपके ऊपर, ये चलता रहना है। और मैं कहती हूँ कि बंद मुट्ठी को खोलोगे नहीं तो इसमें और कहाँ से आएंगे। तो ना परवाह करें, क्योंकि नज़र आता है कि माशाल्लाह पैसे का करम आपके ऊपर रहता रहेगा। एक और आपको सलाह दे दूँ कि अगर आप ज़मीन में इन्वेस्ट करें अपने पैसे को, तो उसमें आप अपनी बचत को कर सकते हैं। जब आपके पास फालतू पैसे आए, लैंड में इन्वेस्ट कर दें उसको, तो उससे आपकी सेविंग होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप खुशकिस्मत हैं, ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह ये करम आप पे नहीं रोकेंगे, तो अल्लाह ताला का फजल आपके ऊपर रहेगा। यहाँ नजर आता है कि आते साथ ही कुछ आपकी मिसमैनेजमेंट भी है, उसको एक और काम किया करें, जहाँ पानी में मछलियाँ हों उनको कुछ चीज़ खाने की डाल दिया करें, सदका दे दिया करें, उससे भी इंशाल्लाह। लेकिन ज़मीन में इन्वेस्टमेंट शुरू करें, बचत होनी शुरू हो जाएगी। एक और कॉलर है हमारे साथ, एनी है, हैदराबाद से हमारे साथ है। कैसी हैं आप एनी, और क्या जानना चाहेंगी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, सामिया जी से मुझे बात करनी थी। जी सुन रही है वो। सुन रही है मुझे? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामिया जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सामिया जी, मुझे ये जानना था कि मेरे कजन है, ठीक है, वो उनका कोई भी काम जो है वो होने को नहीं आता, यानी जब तक वो पहुंचते उस जगह पर और वो काम फौरन जो है वो नहीं हो रहा होता। अभी उनका केस चल रहा है कोर्ट में ना, और वो हालांकि वो मतलब है बिल्कुल, उनकी कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, पर उनके हक पे फैसला नहीं हो रहा। हालांकि आप मुझे उनका डेटा जल्दी से दे दें, वक्त बड़ा कम है इनके पास। अच्छा चलिए, लिखे ये 22 मार्च है। 22 मार्च जी, 22 मार्च 1967 है डेट ऑफ बर्थ। 1967। हाँ जी, और सुबह का जो है वो 12:10 है। 12:10। एग्जैक्ट पता है उनको? वाह वाह वाह। ठीक है, नहीं बहुत शुक्रिया, आपको अभी जवाब देते हैं इसका। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि कोई केस फंसा हुआ है,
अल्लाह पाक ने चाहा तो 17 अप्रैल 2019 के बाद ये जो नया सन राइज हो रहा है 21 मार्च से, अल्लाह पाक यहाँ से इनको निकालना शुरू कर देंगे। चीज़ें ब्लैक एंड वाइट हों उसमें जंप कीजिए, क्योंकि जो नज़र आता है कि ये कभी भी इनको फंसा दिया जाएगा, ये फंस जाएंगे। तो आप इस वक्त तो ये वाला 2019 का जो नया सूरज तुलू होगा, हमारा एस्ट्रोलॉजी का साल ही वहाँ से शुरू होता है। तो 17 अप्रैल से अल्लाह किस्मत इनका साथ दे रही है। और ये चीनी भी सदका किया करें और या अल्लाह का इसमें आज़म बहुत पढ़ा करें, उससे भी इनके मसले हल होने शुरू हो जाए। और कॉलर है कराची से, तारिक नाम है इनका और वो उनसा से कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं उनसे साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा जॉब के कुछ मसाइल चल रहे हैं, तो उनके बारे में अगर वो मुझे बता दें। कौन से मसाइल चल रहे हैं जॉब के? डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देता हूँ, 20 सितंबर 1992। 20 सितंबर 1992। हाँ जी। और जॉब के मसाइल हैं उनसा, इनके और डेट ऑफ बर्थ आपने नोट कर ली होगी। ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया, देखते रहिए। उनसा आपको बता रही हैं कि आपके मसाइल क्या कब तक हल हो सकेंगे, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। जी उनसा। एक्चुअली तारिक साहब, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़रूर आती हैं जॉब के लिए, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मैं किस चीज़ को प्रेफर करूं, क्या कौन सी चीज़ मेरे लिए अच्छा, एक मिनट, तारिक हमारे साथ ही हैं, उनसे इनसे पूछ लेते हैं। तारिक, क्या होता है आपके साथ ऐसा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज तो आती हैं लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी जॉब की जाए, क्या ऐसा होता है? असल में जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो मेरे पास आती हैं वो मेरे पैशन से रिलेटेड नहीं होती हैं, तो वो मैं वहाँ पे ज्यादा देर टिक नहीं पाता। मतलब कि ना मैं तंग आ जाता हूँ एक थोड़ा सा करके ना, तो वहाँ से मतलब कि मैं चाहता हूँ कि इस तरह की है जहाँ पे मैं अपने आप को ना प्रेशर अपना जो है ना बरकरार रखूँ। ठीक है, उनसे आप कंटिन्यू रखें। वो कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज तो आती हैं लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ फिर मैं टिक नहीं पाता। सही। अच्छा, मेरे यही मुझे नज़र आ रहा है कि वर्ल्ड का कार्ड है और एक सर्कल की तरह वो घूम रहे हैं कि एक जगह जाते हैं, फिर वहाँ से स्विच करते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं। वो इनका जो सर्कल है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। लेकिन आगे मेरे पास जो सन का कार्ड आया है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है और मैं ये देख रही हूँ कि ये जॉब, इनको एक अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगले 2019 के मिड से इनका जो अच्छा वक्त है वो शुरू होगा। और उसके बाद हेरोफिंट का कार्ड भी है, ये ब्लेसिंग्स का कार्ड है। इनको अल्लाह की तरफ से ब्लेस्ड भी हैं और इनको अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद मिलेगी। ठीक है। अच्छा, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है। सामिया तो चूंकि इस हमारे साथ होती ही हैं और आपसे हमने पूछा कि सितारे किस तरह काम करते हैं, उनसा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये कार्ड्स किस तरह करते हैं? जी, टैरो कार्ड्स में जैसे एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, न्यूमरोलॉजी में नंबर्स होते हैं, इसी तरह टैरो कार्ड्स में अपने फिगर्स होते हैं। ये देख रहे हैं आप फिगर्स, इसमें डिफरेंट 78 कार्ड्स होते हैं और कुछ मेजर कार्ड्स होते हैं, कुछ माइनर कार्ड्स होते हैं और उन फिगर्स को हम जज करते हैं। और वो उसी तरीके से ही एस्ट्रोलॉजी में 4 जो यूनिवर्स के एलिमेंट्स हैं, फायर, वाटर एंड एयर एंड अर्थ, यही सारी चीज़ें टैरो में भी होती हैं। लेकिन बस फिगर्स होती हैं और उसको हम जज करते हैं और इंट्यूशन भी होता है। और आप जो भी क्वेश्चन करता है उसके नाम की एनर्जी इसमें आती है कार्ड्स में और आंसर करता है। सही। वैसे मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, मैं चाह रही थी सामिया जी आप भी जवाब दे सकती हैं, उनसा भी दे सकती हैं। PSL क्योंकि जाहिर है हल्ला गुल्ला जारी है, तो PSL फाइनल तो कौन पहुंचेगा? ट्रॉफी किसकी होगी? सामिया जी, सामिया जी। ट्रॉफी जो है वो अभी तो काफ़ी थोड़ा सा टाइम है ट्रॉफी में, और अभी जैसे बिल्कुल जस्ट स्टार्ट ही है PSL का। और जैसे फर्स्ट मैच हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सब लोग यही कह रहे थे कि लाहौर की जो टीम है इस दफ़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और लाहौर की टीम स्ट्रॉन्ग होगी, तो जो है वो डोमिनेट करेगी।
डोमिनेट करेगी ये कहा था उन्होंने, लेकिन देखिए फर्स्ट मैच ही इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विन किया एक्सपेक्टेशंस के, और काफ़ी सारे नजूमियों ने, एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रेडिक्शन दी थी कि लाहौर कलंदर फर्स्ट मैच जीत जाएगा, लेकिन वही इस्लामाबाद ने ही जीता है। तो सामे जी लाहौर कलंदर को जीतना नहीं चाहिए लाहौर कलंदर का भी जो है, लाहौर कलंदर का भी टाइम बेहतर रहेगा इस साल में, और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी डोमिनेट करेगा। और ये तो जो मेरा जो तरीका है वो तो जिस दिन का मैच होता है मैं उस दिन के स्टार्स की पोजीशन पे देखती हूँ कि किस टीम को फेवर मिल रही है। लेकिन इस साल जर्नल जो सपोर्ट है, इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, लाहौर इस दफ़ा मायूस नहीं इंशाल्लाह करेगा। कराची पे मैं थोड़ी से भी मेरे रिजर्वेशंस हैं, लेकिन ये जो मैचेस होते जाते हैं तो उस दिन के रन डाउन पे बनता है। अभी यूं एकदम कहना कि ट्रॉफी किसके पास जाएगी मेरे इल्म के लिए बहुत मुश्किल है। ओके ठीक है, इसका मतलब है हमने इस साल जो मुझे जो टीम नजर आ रही है कराची किंग जो है मेहनत करेगा। एक जैसे पुरानी जो परफॉर्मेंस कराची किंग की इतनी अच्छी नहीं रही है, लेकिन इस साल जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वो लोग कोशिश करेंगे और चेंजेस लेकर भी आए हैं अपनी टीम में। तो मुझे लग रहा है कि इस साल जो है PSL का जो कराची की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी पिछले मैचेस से, और बाकी लाहौर कलंदर की भी बेहतरीन नजर। हमारे साथ एक कॉलर है जी, आसिफ है लाहौर से। गला खराब है इसलिए मैं चाह रही थी ओके, लाहौर से आसिफ है। आसिफ जल्दी से बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने यही पूछना था, मैं काम करता हूँ ना तो उसमें मैं नाकाम हो जाता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। ठीक है, पूछना किससे चाह रहे हैं? सामिया जी से? जी सामिया से पूछना चाहता हूँ। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/2/1993। 6/2 यानी 6 फरवरी 1993। यस, 1993। 6/2। वक्त याद है आपको पैदाइश का? जी नहीं, ये नहीं पता। अच्छा, और ये डेट ऑफ बर्थ मेरे भाई बिल्कुल असली है ना? क्या चीज? डेट ऑफ बर्थ ठीक है ना? आपकी डेट ऑफ बर्थ सही बताइए आपने आसिफ? जी। अच्छा आसिफ, ज़मीन में इन्वेस्ट करते रहिए, रास आएगा, क्योंकि 2017, 18 और 19 ये मुश्किलात के साल थे, तो ये इसमें आपने हिम्मत नहीं हारनी। 2 दिसंबर 2019 के बाद से नसीब साथ देना शुरू हो जाएगा, लेकिन ज़मीन का काम मैं ये नहीं कह सकती कि आपको रास नहीं है। हाँ, आप बहुत बचा करें, आपके साथ लोगों का हसद बहुत ज़्यादा है आसिफ, लोगों की जो एक जेलसीज हैं वो बहुत ज़्यादा है। लोगों को दुश्मन नहीं बनाया करें अपनी साफ गोई से या मासूमियत से, क्योंकि आपका सन भी एक्वेरियस है। तो मैं पहले एक्वेरियन को एक बात कह रही हूँ कि हासदीन से बहुत पनाह मांगे इस साल, तो कुछ अपने रवैये में थोड़ी सी लचक पैदा कर लें कि लोगों को अपना दुश्मन ना बनाइएगा, वरना ये आपको। और ट्रैफिक में भी मोहतात रहा करें, गाड़ी भी आहिस्ता चलाया करें अगर चलाते हैं तो। अच्छा सामिया, क्विकली जरा उन लोगों के लिए भी बता दें, वो एक्वेरियंस जो बिजनेस करते हैं तो उनको बिजनेस में इस साल में क्या एहतियात करनी चाहिए? लेन देन का जो बिजनेस एक्वेरियंस को एहतियात यहाँ पे करनी चाहिए, उनके साथ मैनिपुलेट इजीली किया जा सकता है। उनके लिए कोई ऐसा अल्लाह ना करे जो बिजनेस में है, उनकी साख को डैमेज करने के लिए कोई भी ऐसा किसी को सक्सेस मिल सकती है। तो एक्वेरियंस को मेरी इस साल, जब मैं जर्नल हॉरोस्कोप भी सुनाती हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, आप यकीन करें, आप अल्लाह से पनाह मांगेंगे, मिलती है। हसद करने वाला अपनी आग में खुद ही जल के भस्म हो जाता है। तो आप अल्लाह से पनाह मांगते रहिए, इंशाल्लाह हासदीन का मुंह जो है ना वो खुद ही अल्लाह पाक उनको संभाल लेंगे। तो ये आपके लिए इस साल की प्लानिंग सिर्फ ये है कि अपना हिसार करके निकलें, अल्लाह के हवाले करके अपने मामलात को निकलें। सदका रद्दे बला कहा जाता है, वो देते रहिए, अल्लाह से तिजारत करते रहिए। इंशाल्लाह 2019 दरियाओं में से रास्ते बनेंगे आपके लिए। एक और कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद मुबीन है मियां वाली से। सामिया जी ने जो अभी आते हैं उनसे, मुबीन से बात कर ले जरा, मियां वाली से। मुबीन क्या पूछना चाहेंगे? मैं सामिया खान से पूछना चाहता हूँ, मैं पढ़ाई सही नहीं कर सक रहा। ओके, डेट ऑफ बर्थ बताएं जल्दी से। मसला ये है कि मैं पढ़ाई सही नहीं कर रहा। अच्छा, तो पैदा कब हुए, तारीख याद है? 9/3/2000।
9-3-2000। ठीक है मुबीन, आप अब कॉल ड्रॉप कर दें, क्योंकि कॉल तो आप सुन नहीं रहे, तो आप टीवी से डायरेक्ट सुन लें। सामिया क्या बताएंगे आपको? पढ़ नहीं सकता, पढ़ना उनका कसूर नहीं है। आपका अल्लाह पाक ने मेमोरी का बॉक्स ही छोटा डाल के भेजा हुआ है। जब आप पेपर देने कभी जाते होंगे तो लगता होगा स्क्रीन बिल्कुल फ्लैट हो गई है। ये होता होगा आपके साथ क्योंकि आपका मरकरी फॉल था जब आप लेके इसको पैदा हुए। इस साल मई की ऑनवर्ड्स प्लीज़ अपना दिल लगाने की पढ़ाई में कोशिश करें। ये है कि पैसा आप पे मेहरबान रहेगा, किस्मत आगे आपके रास्ते बनाती रहेगी। और एक छोटी सी चीज़ कह दूं, आप सूरत अलम नशरा पे भरोसा करके देखिए, इंशाल्लाह वो दिमाग में रोशनी पैदा करती है। उसको तर्जुमे के साथ पढ़ा करें, क्योंकि आपको जो है अपनी ब्रेन पावर के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये आपका मेमोरी बॉक्स ही छोटा सा अल्लाह ने डाला है। तो उतना पढ़ें जितना कल को रिस्क कमाने के लिए जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बादाम खा सकते हैं ये वैसे मैं ये कहने लगा था कि टिप्स जरूर लेंगे। उनसा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और इंशाल्लाह एक तवील सेगमेंट के साथ हम आपको दोबारा फिर ज़हमत देंगे। और सामिया आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी चूंकि हमें कहा जा रहा है कि ब्रेक पे जाना है, नहीं जाना, देखते रहिएगा सबसे मेरे पाकिस्तान। आने के दिन हो या फिर सर्दी जाने के, दोनों सूरतों में इंसानी जिस्म में तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। अब फिर मौसम बदल रहा है जिसमें नमूदार हो रही हैं तब्दीलियां। नज़ला हो या जुकाम करता है परेशान, सर पर होती है खुश्की नमूदार, किसी के चेहरे पर होते हैं नमूदार दाने, कोई महसूस करता है सांस लेने में दुश्वारी, चिकन पॉक्स, फूलों से एलर्जी, ये है सब बदलते मौसम की बीमारियाँ। आज हम बताएंगे आपको इन सब बीमारियों का इलाज सुबह सवेरे पाकिस्तान में। जी हाँ जनाब, अब सर्दी जा रही है तो वो मौसमी बीमारियां जो हैं वो बहुत से लोगों को फेस करना पड़ रही हैं। अगर तबीयत बेहतर हो तो आपको मौसम अच्छा लगता है, अगर तबीयत बेहतर ना हो तो आपका फिर बात करने का भी दिल नहीं करता। अच्छा, ख़ास तौर पर अभी जो जाती सर्दी है, नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जी, इस तरह की बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें लोग मुब्तला हो जाते हैं। तो आज इस पर बात करने के लिए स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ। जी हाँ, कराची से बिल्किस आपा जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिल्किस आपा, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आगाज करते हैं, जैसे कि हमने पहले ही जिक्र कर दिया मौसम का, और ख़ास तौर पर जब सर्दियां आती हैं और जाने वाली होती हैं तो जिल्द पर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट नज़र आता है और सांस की बहुत ज़्यादा बीमारी देखी जाती है। आपके ख्याल में क्या बेहतर इलाज हो सकता है? कौन सा बेहतर इलाज जो घर में किया जा सकता है? जी मैं वो बात करूंगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप प्रिवेंशन पे कैसे जाएंगे? एस्थमा जो है हर जैसे साल के 4 मौसम होते हैं, तो सीजनल एस्थमा जो है वो एग्रीवेट हो जाता है जिसे हम दमा भी कहते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, आगे जाके बुखार होने की सूरत में डॉक्टर को ज़रूर विजिट करें। इसका मतलब है इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है। लेकिन बुखार हो ही ना और आपका इम्यून सिस्टम उससे लड़ सके तो आप घर में क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने करना क्या है, आपने पानी गर्म करना है। ये प्रैक्टिस बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये मैं इनहेल करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है जी। और बहुत ही पुराना नुस्खा है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपने पानी को गर्म करना है। गर्म करने के बाद मैंने ये लहसुन लिया है, पूरा 1 लहसुन, और उसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ज़ख्मी करूँगी, पूरा काटूंगी नहीं, ताकि इसके अंदर से जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस पानी में शामिल हो जाए, ठीक है। इसको जख्मी करके ठीक गर्म पानी में, जैसे लहसुन आप डालिए। जी, काटना नहीं है लहसुन, जी काटना नहीं, पूरा 1 लहसुन, ठीक है। 1 लहसुन को पूरे को जरा जरा सा बस सुराख करने हैं ताकि इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो पानी में आ जाए, ठीक है। अब ये इसको पानी में डाला। अच्छा, इसमें एक और चीज डलेगी, वो है सिरका, प्योर सिरका, ठीक है। सिर्फ 1 कप, 1 टीस्पून, थोड़ा सा, फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको आपने पकाना है और इसकी जो फ्यूम्स जो आएंगी वो उसको इनहेल करना है।
इससे यकीन करें, इससे एस्थमा जो और एलर्जीज के पेशेंट होते हैं जिनको हर चीज से हो जाती है, फ्यूम से होती है, क्योंकि अभी पोलन, क्योंकि बाहर का मौसम आ रहा है, फूल खिल रहे हैं, तो पोलन एलर्जी जो है बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाएगी। लेकिन तो अगर ये रोजाना रात सोने से पहले जी यही मैं पूछने लगी थी। जी बिल्कुल, मैं यही पूछने लगी थी कि इसको किस वक्त करना चाहिए, ज्यादा इफेक्टिव कब होगा? रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले तो जिस कमरे में सोया जाता है, अगर ये वाला पानी बनाकर और उसको बीच में रख दिया जाए खूब खौलाकर, तो आप यकीन करें बच्चे भी बहुत सुकून से सोते हैं। अच्छा ये बताएं आप, अभी ये जो आपने जो बताया है तरीका इसको स्टीम लेने का, ये सिर्फ एलर्जी के लिए है या फिर नज़ले जुकाम के लिए भी इफेक्टिव है? ये नज़ला, जुकाम, खांसी और किसी भी एलर्जी की वजह से अगर आपका सीना जकड़ जाता है, सबके लिए बहुत इफेक्टिव है। बिल्किस साहब, मैं आपसे ये भी पूछती थी, जैसे आपने ये बताया कि सीजनल एलर्जी है, नज़ला जुकाम, और ये बड़ा मुफीद टोटका आपने दिया, तो इस मौसम में खास तौर पर जिल्द की बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। ख़वातीन आपको पता है बड़ी कॉन्शियस होती हैं, पिंपल्स बन जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इस जिल्द की बीमारियों के लिए मैं बता देती हूँ, अगर वो मौसम के हिसाब से हैं तो तुलसी का तेल यानी बेजल एसेंशियल ऑयल आप ले लें, सही है। इसके चंद खतरे आपने लिए। अच्छा, ये बहुत अच्छा मॉस्किटो रिपेलेंट भी है, क्योंकि इस मौसम में मच्छर भी आ जाते हैं। ये आपके जिल्द के अमराज के लिए भी अच्छा है, साथ में आपको मच्छरों से भी बचाएगा, ठीक है। तुलसी के आपने चंद खतरे लिए, और यही लहसुन हमारा, क्योंकि लहसुन में सल्फर होता है, तो सल्फर जो है वो आपकी स्किन के पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्किन को ड्राई करता है। तो हमने क्या करना है कि स्किन हमारी ड्राई नहीं हो और जो है सल्फर का पूरा इसकी जो है बेनिफिट्स हासिल कर सके, तो ये लहसुन लिया, इसको हमने जला लिया, पूरा जला लेना है, ठीक। जलाने के बाद इसको पीसकर वैसलीन और बेजल एसेंशियल ऑयल में मिक्स करके, जहां आपको बहुत ज्यादा बॉइल्स निकलते हैं वहां भी लगा सकते हैं, पिगमेंटेशन है वहां भी लगा सकते हैं, मगर पेट्रोलियम जेली में मिक्स करके लगाना है, ठीक है। इसको पूरा जलाकर, फिर ये जो आप लहसुन बता रही हैं उसको जला लेना है, तो ये क्या फिर ड्राई हो जाएगा और इसको जब पीसेंगे तो जर्रे से बन जाएंगे या पाउडर की शेप में? हाँ जी बिल्कुल पाउडर बन जाएगा, बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। मैं बता देती हूँ, देखिए जैसे हमने लहसुन को छीला, ठीक है। अच्छा, आप एक कॉलर है हमारे साथ गुजरात से, हसनैन एक कॉलर है गुजरात से, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी हसनैन, जल्दी से पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं आप बिल्किस आपा से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने पूछना कि चेहरे पे ना खुश्की हो जाती है, यानी कि खुश्की हो जाती है और दाने निकल आए हैं जी, तो वो क्या हाल है? अच्छा, वो वही बता रही है, उसी बारे में बता रही हैं वो। आप देखिए जी बिल्किस साहब, आप बता रही हैं जी, वो ये मैं बता रही थी। अच्छा देखिए, ये इस तरह लहसुन को लेके ना, और अच्छा ये बना के नहीं रखना है, आपने रोजाना ताज़ा बना के इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपने इस लहसुन को पूरा ब्लैक कर देना है, पूरा जला देना है, काला हो जाएगा। जब ये काला हो जाएगा तो इसको अच्छी तरीके से पीस ले। जब पीस लेंगे तो चंद कतरे, 1 से 2 से 3 कतरे बेजल एसेंशियल ऑयल और पेट्रोलियम जेली, इसको मिक्स करके क्रीम बना लें। क्रीम बनाने के बाद आप अपने इफेक्टेड एरिया पे लगाएं, तो इससे आपके दाने भी बैठ जाएंगे और जो डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता पिंपल्स के लिए भी है। जी, एक्नी के लिए भी है, पिंपल्स के लिए भी है। अच्छा, दूसरी चीज आजकल गाजर, क्योंकि मौसम में है, गाजर का जूस जो है, गाजर का जूस पिए भी और गाजर का जूस लगाएं भी, क्योंकि गाजर रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए है, तो उससे आपकी स्किन जो है वो बहुत जल्दी हील अप होती है। सही। तो ये लगाने का जो आप कह रही हैं, ये जस्ट वैसे ही जैसे जूस होता है और उसको आप कॉटन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई खास और स्पेसिफिक तरीका इस्तेमाल करना चाहिए? मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जूस को आप स्प्रे बॉटल में डाल के स्प्रे भी कर सकते हैं, या अगर आपके बॉयल्स है बहुत दर्द वाले, तो आप क्या करें, थोड़ा सा स्पागोल की भूसी ले लें, स्पागोल की भूसी के साथ मिक्स कर लेंगे तो ये क्रीम बन जाएगी। उस क्रीम को आप रात भर लगा के रखें, तो आप देखेंगे कि दाना जो है आपका बहुत हद तक सूख जाएगा। ओके। अच्छा, इससे पहले आपा जो आप बता रही थी वैसलीन में जो मिक्स करना है, उसको लहसुन को जलाकर पाउडर बनाना है, वो उसका लगाने का क्या तरीका है? एक तो आपने बताया वो फ्रेश यूज करना है, एक दिन बनाया तो वो अगले दिन यूज नहीं करना, तो उसके यूज करने का तरीका क्या है? जी बिल्कुल,
बस आपने आपकी क्रीम बन गई, आप अपना जो उसको सिर्फ करना अपने इफेक्टेड एरिया पे। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा काला निशान है तो चंद थोड़ा सा आप समझ लेंगे उसको। पहले आप जब लगाएं, पहले तो पैच टेस्ट, कोई भी नई चीज करें पैच टेस्ट लाजमी है। पैच टेस्ट करने का तरीका है कि आपने यहाँ लगाया, क्या वो आपकी स्किन की फ्रेंडली है या पीछे लगाया। अगर आपको कोई एलर्जी नहीं हुई तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसको न्यूट्रल कर दिया है, इसको पूरा जलाकर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने लगाना जहां आपका इफेक्टेड एरिया है, आपने सिर्फ वहीं लगाना है। पूरे चेहरे पे क्रीम की तरह नहीं लगाना या फुल बॉडी पे क्रीम की तरह नहीं लगाना। जहां आपको इचिंग हो रही है, रैशेज हो रहे हैं, जहां आपको बॉयल्स निकल रहे हैं या जहां पिगमेंटेशन है, आप सिर्फ उस एरिया पे लगाएंगे, पूरी स्किन पे नहीं लगाएंगे। एक कॉलर है हमारे साथ लाहौर से, फारूक जी। फारूक, क्या जानना चाहेंगे, क्या मसला है, क्या पूछना चाहते हैं आप बिल्किस साहबा से? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे बेटे को ना रात को ज्यादातर सोते वक्त ना खांसी होती है बहुत ज्यादा। सुबह मॉर्निंग में सारा दिन ठीक रहता है, रात को खांसी होती है, पता नहीं क्या वजह है। रात को सोता है जब तब होती है या सुबह जब उठता है तब भी होती है? रात को सर जब सोता है ना, रात को सोते वक्त होती है। ओके, ठीक है। अच्छा, ठीक है फारूक, एक तो आपने बताया था टोटका। आपका बेटा कितने साल का है? माशाल्लाह बच्चा कितने साल का है? नेक्स्ट मंथ में 4 इयर्स का स्टार्ट होना है। 4 साल का हो रहा है वो। अच्छा, 2 साल से, अच्छा 4 साल। 2 साल से बड़े बच्चे जो 2 साल से बड़े बच्चे मैं कहवा बनाना बता रही हूँ, उसके 2 से 3 चम्मच बच्चों को भी पिला सकते, बड़े पूरा कप पी सकते हैं। और अगर खांसी बहुत हो तो आपने करना क्या है, आपने शहद लेना है। अगर ये मुझसे खुल जाए, अच्छा खुल गया। शहद जो है बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, इन्फेंट बेबीज के लिए जो 2-6 महीने के हैं, जो बहुत ज्यादा छोटे हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पर आपने शहद लगाना है, ठीक है। बच्चों का बता रही हूँ, और जो 4 साल का बच्चा है उसके भी कर सकते। यहाँ शहद लगाया, उसके बाद कोई भी मतलब कि थोड़ी सी पोटली ली आपने अजवाइन की पोटली लेके, इस तरह मैं आपको थोड़ा सा डेमो करके बता दूं। ये तो हमारे पास टिश्यू है, लेकिन मिसाल ले लेते हैं। ये अजवाइन की पोटली, इसको थोड़ा सा गरम किया, हल्का सा चूल्हे पे जैसे गरम किया, हल्का सा, और ऐसे करके लगा दिया। इसकी सिकाई करें बच्चे के यहाँ, ठीक है। ये वाला यहाँ पर ये रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स होते हैं जिससे बच्चे को बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, जब अभी मैं बेजल की बात करी थी, तुलसी की बात करी थी, नियाज़बो भी उसी की फैमिली से है, हर जगह अवेलेबल है। अगर नियाज़बो के पत्ते मिल जाएं या तुलसी के पत्ते मिल जाएं या बेजल एसेंशियल ऑयल मिल जाए, तो आपने 1 खतरा बेजल एसेंशियल ऑयल और थोड़ा सा वैसलीन, ये देखिए ये तरीका है। इसको ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जो एक वी सा बना हुआ होता है, यहाँ लगाकर हल्का हल्का मसाज करें, बहुत ही हल्के से मसाज करें, बच्चे को बहुत सुकून मिलता है और सुकून से सोते ही। लेकिन एरिया ये है, ये मैं और बच्चों के जो इन्फेंट बेबीज हैं इस मौसम में लहसुन को पिरो के गले में डाल दें और पाँव में हींग बांध दें, तो इससे क्या होगा कि वो हशरात यानी मच्छर, चींटी, इन सबसे भी बचेंगे। और लहसुन की जो खुशबू होती है उससे क्या होगा, उनका जो है पूरी सांस की जो नाली है वो खुली रहेगी, सुकून से सोएंगे। और बच्चों को करवट से सुलाएं, क्योंकि अगर बच्चे को खांसी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो सीधा माँ कहती है कि सर बैठ जाए तो सीधा सुलाते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए आपने बड़ा ये तफसीलन बता दिया आपा। मतलब लाइक बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको गले में खराश रहती है, वो खराश अक्सर बलगम की वजह से भी होती है या फिर ड्राइनेस की वजह से होती है, तो उसके लिए हाँ रेशा भी होता है, कभी नहीं भी होता, की वजह से भी होता है जी, या मैदे के अमराज होते हैं, मैदा खराब होता है तो भी आपका गला खराब होता है, या रेशा गिरता है तो भी आपका गला खराब होता है, ठीक है। अच्छा, उसके लिए मैं कहवा बनाना बता रही हूँ जो सब पी सकते हैं, और इस मौसम के लिए ये बहुत अच्छा एंटी एलर्जी है। आपने करना क्या है, 1 कप पानी लेना है, जो मिकदार बताया जाए उसी मिकदार से अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके इसके बेनिफिट्स जो हैं पूरे उठाएंगे, ठीक है। इसमें डालना है हमें काली मिर्च 2 से 3 अदद, बस ठीक, 2 से 3 अदद काली मिर्च डालना है। 1 डालना है हमें लौंग, सिर्फ 1 लौंग, ठीक है, ज्यादा लौंग नहीं डालना, 1 लौंग डालना है। और इसमें हमें डालना है हल्दी, ओके, काले मिर्च, लौंग, हल्दी जो है हमें डालना है जी, हल्दी हमें इस्तेमाल डालनी है। बिल्किस साहब, कितनी हल्दी डाल रही हैं आप इसमें? 1 चम्मच, इतनी
1/4 टीस्पून से भी कम। अगर आप इसको घरेलू खवातीन जो देख रही हैं, 3 से 4 चावल के दाने के बराबर। ये हल्दी गई, इसको आपने बहुत ज्यादा उबालना नहीं है, बस जैसे एक जोश आ जाए तो फिर आपने कप लेना है और कप में आपने क्या करना है, आपने अदरक हमेशा जब भी इस्तेमाल करें आप, तो आप एक अपने थंब जितना, ये अंगूठे जितना अदरक जो है वो पूरा होता है, उसमें पूरी मेडिसिनल वैल्यू होती है आपके लिए। ये एक अंगूठे जितना अदरक को मैं ये वाली क्या करूंगी, पहले से ही अदरक को मैं कप में काट लूंगी, ठीक है, पतला पतला काट लिया। उसके बाद ये जो मैंने पानी खौलाया है वो इसमें डाल दूंगी और थोड़ा सा शहद मिला के शहद मिला लेंगे और इसको सिप सिप पीना है। इसको पीने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो बिल्किस आपने अदरक आपने पहले नहीं डाली थी ना? हाँ, जब आप पकाया नहीं है उसको? पका रही थी? नहीं, मैंने पहले नहीं डाली थी। ठीक है, ठीक है। हाँ, उसको नहीं पकाते हुए अदरक नहीं डालना, नहीं बिल्कुल नहीं पकाया है। इसको ढक देना है। अब जब और इसमें फिर हमने क्या करना है, शहद मिलाना है। शहद 1 टेबल स्पून तक आप डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसको पीने का तरीका मैं बताऊं कि जब इसको ढक दें, जब ये काबिल बर्दाश्त हो कि आप पी सकते हैं, तो आपने इसको सिप सिप पीना है। यानी कि एक सिप, मिसाल मैं बता देती हूँ पी के, यहाँ रोक लेना है, ठीक। यहाँ रोकने के बाद फिर उसके बाद जो है, जिनके गले में खराश रहती है, हम भूल गए कि पहले के जमाने में जो है हम नमक के गरारे किया करते थे, और आजकल ऐसा ये प्रैक्टिस खत्म हो गई है। तो बच्चों को रात को जब आप पेस्ट वगैरह कराएं, उसके बाद गागल जरूर कराएं नमक के, तो बड़ा फायदा होगा। ये जो सत्यानाशी आपने बताई है जड़ी बूटी, तो ये क्या हर बीमारी को ही सत्यानाश कर देती है या बस सिर्फ एलर्जी टाइप ही है ये? नहीं, ये तो जहाँ लगती है उस खेत को भी सत्यानाश कर देती है, कुछ और उगने नहीं देती, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है। लेकिन ये जो है ये एंटी कैंसरस्ट है, मतलब कि कैंसर तक को खत्म करने में मदद करती है, इसका ऑयल होता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप जो जितना मिकदार बताए, जिस चीज के लिए बताया जाए, ये बूटी ये कहती है, इसको अगर मैं भूल नहीं रही तो येलो थिस्टल कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। आप एक कॉलर है हमारे साथ कराची से, लीवर के लिए, हर चीज के लिए। ठीक है, ठीक है। कराची से हमारे साथ कॉलर है सबा, उनसे पूछते हैं क्या पूछना चाह रही हैं वो। जी सबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने ये डॉक्टर साहब से पूछना था, इन्होंने ना एक नजर तेज करने के लिए ना वो सौंफ और मिश्री और एक और चीज इन्होंने बताई थी, चीज का नाम मैंने पूछना था नजर तेज करने के लिए। किस चीज के लिए सबा? मैंने बताया, आवाज में बात करें। नजर तेज करने के लिए। दोबारा सबा, दोबारा बताइए। जी, नजर तेज करने। जी मैं बता रही हूँ, सौंफ, मिश्री और गुलमुंडी। सौंफ, मिश्री, गुलबूटी। जी, गुलमुंडी। गुलमुंडी, गुलमुंडी है इसका नाम। गुलमुंडी, ठीक, गुलमुंडी नाम है इसका। गुलमुंडी, सौंफ, जी गुलमुंडी, ठीक है। सौंफ, मिश्री और गुलमुंडी। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तीनों हम वजन ले लेना है। हम वजन लेकर 1/4 चम्मच दिन में 2 बार दीजिएगा। दिन में 2 बार? 5 साल का बच्चा उसको हम दे सकते हैं? जी, ठीक हो गया। 5 साल के बच्चे को आप दे सकती है, लेकिन 1/4 चम्मच को दिन में 2 बार दे दीजिएगा। 1/4 चम्मच पहले निकालिएगा, उसको दिन में 2 बार दीजिएगा, ठीक है? चले, सबा को तो जवाब टोटका मिल गया। लेकिन मैं अब एक सवाल करना चाहती हूँ, मैं भी कॉलर बन जाती हूँ। बिल्किस आपा, अगर जैसे आप बात करी थी ब्लैक स्पॉट्स या पिगमेंटेशन, मेरी एक फ्रेंड का एक्चुअली ये मसला है, अभी मुझे उसका टेक्स्ट भी आया रिमाइंडर के तौर पर कि ये पूछो,
तो जब स्किन ड्राई होती है तो वो कहती है कि ब्लैक स्पॉट्स, पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, और जब वो कोई ऑयल यूज़ करती है, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, आलमंड ऑयल हो, तो उससे वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो क्या ऑयल इस सूरत में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? फिर ड्राइनेस कैसे ख़त्म की जा सकती है? देखिए, ऑयल वो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उसको ऑयल जो इस्तेमाल करना है वो प्योर आर्गन ऑयल करना है। अगर आर्गन ऑयल उसको मिलता है और ब्लैक आर्गन ऑयल मिलता है तो वो फिर जो है वो नेचुरल मॉइस्चराइज करेगा स्किन को, और जो है जो ड्राइनेस है वो नहीं होगी, और पिगमेंटेशन को भी क्योर करने में हेल्प करेगा। मैं एक बात बता दूं, ये जितनी भी चीज़ें होती है जो हमारा जिल्द के गिलाफ की चीज़ें, ये एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। इसकी जो चीजें आप लगाते हैं, लगाएंगे तो आपको 20% फर्क पड़ेगा, खाने से 80% फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर सुपरफिशियल लेयर में होगा, एपिडर्मिस में होगा, तो ये रेमेडीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। लेकिन अगर ये डर्मिस पे है तो खाने से आपको फर्क पड़ेगा। और उसके लिए तो आपने वो सत्यानाशी खाने के लिए बताया जाए जो स्किन के लिए बहुत अच्छी। जी, और खाने मैंने उसके लिए सत्यानाशी और तारा मीरा दोनों बताया। अच्छा, तारा मीरा के बीज आपने बताया ना? जी जी, तारा मीरा के बीज। आप यकीन करें, जो मेरे जो बच्चे ने फोन किया था, जो खिपड़ियां बन जाती हैं, इसी तारा मीरा को पीस कर दही और इसमें हल्दी दही में इसको मिक्स करके एक्सटर्नल भी लगा ले वो कैस्टर ऑयल के साथ, तो उसमें भी फर्क पड़ेगा और खाने से भी उसको बहुत फर्क पड़ेगा। और स्किन एलर्जीज में हमेशा मीठा और ग्लूटेन को अवॉइड करना चाहिए। जैसे गंदम की रोटी नहीं खानी चाहिए, आपको बेसन की रोटी खानी चाहिए, और मीठा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मीठा जो है इस इन जो बीमारियां हैं उसकी फिर ग़िज़ा बन जाती है। अगर आप एक तरफ से उसको ग़िज़ा दें, एक तरफ से उस पर पाबंदी लगाएं, तो हमेशा ग़िज़ा जीतती है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप वही नजर आते हैं जो आप खाते हैं। तो फिर मीठा बंद कर देना चाहिए जिनको भी स्किन एलर्जीज हो। ठीक है, अगर मीठा बंद कर एलर्जीज है उनको मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और बिल्किस साहबा, आपके इतने मजेदार टोटके होते हैं और इतने फ्रूटफुल यूजफुल होते हैं कि हम अगर 2 घंटे भी आपके साथ शो करें तो कॉलर्स भी हमारे साथ होंगे, हमारे अपने भी सवाल आपसे नहीं खत्म होंगे। बहरहाल आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया, दोबारा आपको ज़हमत देंगे, और इसी तरह कॉलर्स के लिए भी और हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि इंशाल्लाह बिल्किस साहबा फिर हमारे साथ होंगी। आप कॉल करिएगा, हम आपके तमाम मसलों का हल बताएंगे बिल्किस आपा के थ्रू। बिल्कुल आपा, थैंक यू सो मच। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों के बुलाने का। थैंक यू आपा। मैं सोच रहा था, आपा कह रही थी कि जो जिन लोगों को एलर्जी का मसला है तो वो मीठी चीज ना खाएं, तो जो लोग मीठे हों, ठीक है, तो फिर वो क्या ओके, ब्रेक में डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बहुत ही हमारे साथ अच्छी पर्सनालिटी होगी और तारुफ भी तभी करवाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। क्या हो गया, ये स्टूडियो से स्टेडियम बन गया। पीएसएल का बुखार है मुझे। वाह वाह, पीएसएल का बुखार भी है। और हमारे साथ जो आपको बॉल करा रहे थे मुमाया नाज स्पिनर अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ हैं, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, तो आप पहले तो ये बताइए। अच्छी बॉल करवाई आपने और बहुत अच्छा आप खेले, क्योंकि मैं शायकीन में हूँ तो मेरा काम है आपको दाद दूं। हाँ, और मुझे लग रहा था तुम चाह रही थी कि मैं आउट हो जाता है ना? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं चाह रही थी मैं, आपको लग रहा था वैसे। कैसे आप खैरियत से हैं? सब अलग है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा चल रहा है सब? सब अच्छा चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक। पीएसएल को एंजॉय कर रहे हैं आप? बिल्कुल जी बिल्कुल, पाकिस्तान की सबसे अच्छी क्रिकेट हो रही है अभी, तो क्यों नहीं एंजॉय करना। और इस दफा एडिशन 4 में सबसे अच्छी चीज क्या लग रही है आपको, क्या आप ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं? और आप तो पहला एडिशन खेल भी चुके हैं। जी बिल्कुल खेल चुका हूँ। सबसे अच्छी चीज़ है कि लोगों में इसका ये चीज़ ज़्यादा पाई जा रही है बनिस्बत पहले से। पहले इतना शाउर नहीं था जितनी पीएसएल का वो चीज़ें थी। अब दुनिया के सब टॉप क्रिकेटर्स आ रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान में आ रही है क्रिकेट, इस साल 9 मैचेस हैं, जिसकी वजह से बड़ी खुशी वाली बात है कि इन चीज़ों से पाकिस्तान की क्रिकेट भी वापस आएगी और लोगों में और ये दिलचस्पी पैदा होगी इस चीज़ की। तो इस वक्त आपको क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है? अगर कौन सी टीम में ज़्यादा अच्छा लग रहा है? आपको लगता है कि बैटिंग लाइन जो है हमारी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या बॉलिंग? अगर स्पिनर तो मौजूद हैं लेकिन फास्ट का शोबा कुछ ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देता है अगर ओवरऑल हम अपने क्रिकेटर्स की बात करते हैं। हाँ, ये भी पिछली 2-3 सीरीज़ जो मैंने भी देखी है उसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, इवन स्पिन बॉलिंग
बॉलिंग भी इतनी कोई आउटस्टैंडिंग नज़र नहीं आती अभी, जैसे PSL है या पाकिस्तान के एक यासिर शाह है कि जो पाकिस्तान को अवेलेबल है अभी, लेकिन उसके अलावा कोई इतना आउटस्टैंडिंग स्पिनर भी नहीं है। फास्ट बॉलिंग इतनी कोई पेस वेरी नहीं थी। साउथ अफ्रीका में भी थोड़ी ये चीज़ें नज़र आई हैं। इस पे वर्कआउट करना चाहिए कि आगे बहुत मॉडर्न क्रिकेट है, आगे वर्ल्ड कप है, बहुत दुनिया बहुत तेज एग्जैक्टली मैं यही पूछने लगा था कि इस PSL के बाद हमें वर्ल्ड कप में कितनी हमें फ़ायदा होगा वर्ल्ड कप खेलने में? फ़ायदा इस तरह आप कह सकते हैं कि आप फ़ायदा कैसे लेना चाहते हैं, आप उसको कैसे हेल्प करते हैं अपने प्लेयर्स की, आपकी मैनेजमेंट उसको कैसे चलाती है। आपके वर्ल्ड कप का बैच आपको पता होना चाहिए इस PSL में, और उसके बाद कि आपने वर्ल्ड कप की आपके लिए क्या टीम अवेलेबल है, फिर उस पर अच्छा वर्कआउट करो। और जो चीज़ें आपने किन मुल्कों में वर्ल्ड कप है, इंग्लैंड में है, जिधर भी आगे वर्ल्ड कप आते हैं, जो है उन चीज़ों पे आप वैसी पिचों पे प्रैक्टिस करें, प्लेयर्स को वैसा बनाएं। डेवलपमेंट होनी चाहिए ऐसी कि जब वो जाएं और वैसी क्रिकेट के लिए तैयार हो। बिल्कुल। तो अब्दुल रहमान साहब, ये लाहौर कलंदर की अगर बात करें, पहले मैच में शिकस्त हुई है, तो आपके ख्याल में क्या बॉलिंग साइड पर वो वीक रहे या बैटिंग साइड पर? और लाहौर कलंदर हमेशा से बड़ी एफर्ट करता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने बेचारे कलंदर हो जाते हैं। आई डोंट नो कि ये अब बात भी ऐसी शुरू हो गई है कि हर बंदा यही कहता है। कुछ दिन कल परसों मुझे मैसेज आया कि दुबई से कुछ मंगाना है तो बता दो लाहौर कलंदर वापस आ रही है। अभी से ही मैसेज आना शुरू हो गया। तो कोई ऐसी बात नहीं, क्रिकेट ऐसा हो जाता है। इस साल उनके पास दुनिया का बेस्ट प्लेयर आया है, AB डिविलियर, कि वो भी वन मैन शो है, किसी मैच को भी वो चेंज कर सकता है। तो पहला गेम था, लेट्स सी आगे लाहौर कलंदर से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। अभी आपको वैसे PSL में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी लग रही है? सब बैलेंस है सब, लेकिन मुल्तान सुल्तान अच्छी टीम है, बैलेंस टीम है, उसके पास मैच्योर प्लेयर है कि जो मुल्तान सुल्तान आपको अभी तक की स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है? मुझे अभी वो स्ट्रॉन्ग टीम। ओके, तो अच्छा एज ए स्पिनर आप क्या समझते हैं कि जो हमारी बॉलिंग है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, PSL तो हो ही रहे हैं, ये तो एक अलग से इवेंट है, अगर वर्ल्ड कप को हमें देखा जाए, वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखा जाए, जैसे आपने कहा टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें, तो एज अ बॉलर हमें कौन कौन से बॉलर्स ऐसे हैं जिनको प्रेफर करना चाहिए जो हमारी स्ट्रेंथ बन सकते हैं? अभी पाकिस्तान A टीम 3 माह खेली है UAE में, उसमें आपके 40 प्लेयर्स गए हैं, उसके बाद आपके 20 प्लेयर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के हैं। आप इनमें से आप इन पे वर्कआउट करना मैनेजमेंट है, क्या उनके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, पिछले 2 साल से 1 साल से कौन बंदा पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, कैसी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, इन पे उनका फोकस होना चाहिए कि ये वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल है। पाकिस्तान में अभी मैं भी डोमेस्टिक खेला हूँ, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था मैं भी, जो भी फर्स्ट क्लास हुई है, हर चीज़ हुई है, लेकिन मुझे कोई ऐसे स्पिनर्स नज़र नहीं आए कि जिनको मैं कह सकूं कि यार ये पाकिस्तान के लिए आगे खेल सकते। पाकिस्तान के स्पिन के लिए जो बात है वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मैंने डोमेस्टिक भी खेली, अभी PSL भी देख रहा हूँ, पाकिस्तान के पिछले टेस्ट मैचेस भी देखे, अभी साउथ अफ्रीका भी सारी सीरीज़ देखी। को पाकिस्तान के लिए कोई सईद अजमल कोई ऐसा आना नहीं है आगे, क्योंकि सईद अजमल एक ही था और सकलैन भाई थे, उनके बाद अभी तक कोई ऐसा ऑफ स्पिनर, अभी बिलाल है, टेक लॉन्ग टाइम टू उनकी जगह लेने के लिए कि जैसे वो वर्ल्ड क्लास थे। तो लेफ्ट ऑन स्पिनर, एज ए मैं लेफ्ट ऑन स्पिनर भी डोमेस्टिक खेला हूँ, कोई ऐसा लगा नहीं कि जो पाकिस्तान, एक असगर था उसने 3 टूर किए पाकिस्तान के लिए, लेकिन आपने उसको सिर्फ टूर करा दिए, कोई मैच नहीं खिलाया, क्योंकि मैनेजमेंट को उस पर भरोसा नहीं होगा। कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक बंदा वेस्ट इंडीज़ भी जाए, UAE के भी 2 टूर कर ले और वो पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट मैच भी ना खेले, तो ये एक सवाल उठता है कि क्यों होता है ऐसा, कि जो सब कुछ करके भी जाता है और रहता भी है, तो ऐसे बंदे को खिलाना चाहिए, फ्यूचर देखना चाहिए कि आया ये कितना केपेबल है, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, इस वक्त अगर हम PSL के इस एडिशन की बात करें जो चल रहा है, तो इसमें आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन किस टीम में नज़र आ रहा है, किस टीम में आपको लग रहा है अच्छा ये फाइनल तक क्वालिफाई कर लेते? क्योंकि बेस्ट कॉम्बिनेशन आप ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी होता है, और फिर उसमें फास्ट बॉलर भी हो, स्पिनर भी हो, अच्छी बैटिंग लाइन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको किस टीम में ये ज़्यादा कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग लगता है? मुझे 2 टीमें लगती हैं, एक तो मुल्तान सुल्तान और दूसरा कोयटा ग्लैडिएटर। इनके पास स्पिनर्स है, इनके पास अच्छी टीम कम्बिनेशन बन जाता है इनका, तो ये 2 टीमें ऐसी हैं कि जो आपको सेमीफाइनल फाइनल्स तक मिल सकती हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा
एक बहुत हमें तनकीद का सामना करना पड़ता है हमारी क्रिकेट टीम को कि हम बैटिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस कभी कभी निकाल जाते हैं, कभी कभी हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी रहती है, फील्डिंग की कभी आज तक तारीफ नहीं हुई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की। ठीक है कि बहुत बहुत उम्दा शानदार हमें फील्डिंग देखने को मिले, इतने कैच ड्रॉप होना, इसकी क्या वजह? मैं आपको बताऊं कि ये बाकी हमेशा ही हुआ है, लेकिन पिछले 3-4 साल से ऐसा नहीं है। पाकिस्तान टीम काफ़ी बेहतरीन चीज़ों पे काम कर रही है और जितने भी अभी यंगस्टर आ रहे हैं अच्छे फील्डर आ रहे हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें क्रिएट ना हो कि जिससे, लेकिन ये अच्छे फील्डर हैं, ये डे बाय डे इम्प्रूव कर रही है। और ये आपकी डोमेस्टिक में पहली चीज़ है कि जिसमें जिधर से आपकी बेस है वहाँ से आपने पाकिस्तान के लिए जाना है, ये दुनिया में खेलना है। तो अगर अपनी मैं फर्स्ट क्लास में वो प्रैक्टिस नहीं करूँगा, उन चीज़ों पे काम नहीं करूँगा, तो फिर मुल्क के लिए जब खेलने जाऊँगा तो फिर मैं नहीं छुप सकता। क्योंकि इतना मीडिया 28-30 कैमरे आपके अराउंड हैं, आप कहीं भी नहीं छुप सकते। आपकी फिटनेस, आपकी ये चीज़ें अब नहीं दूर रह सकती, बिल्कुल ओपन। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या क्या के पुकारते हैं, मतलब लाइक बाकी के प्लेयर्स? ए बी भाई? नहीं, मुझे माना कहते हैं। माना भाई जी। ये अब्दुर्रहमान तो वो शॉर्ट इमरान और रहमान और सारा वो माना, तो रहमान इसलिए फिर मैं नहीं था कहता, रहमान कहना नहीं चाहिए, अब्दुर्रहमान कहना चाहिए, या पूरा रहमान सिर्फ अल्लाह का नाम है, तो कहते हैं ये कहना भी नहीं चाहिए। फिर इसलिए निकनेम था कि चलो इसी से बुला लेते। कोई ऐसा सवाल जो आप चाहते हो कि आपको टीवी पर बैठकर कोई एंकर करे क्रिकेट से मुतालिक और आप उसका जवाब दें? कोई मैनेजमेंट से गिला भी हो सकता है? अनटोल्ड क्वेश्चन। ये गिला तो रहता ही है। मैं 99 आउट किए मेरे 22 टेस्ट मैचों में, तो ये था कि मुझे दोबारा मैं जाता और वो अपनी 100 विकेटें पूरी करता। वो एक ज़िंदगी का ड्रीम था जो पाकिस्तान के लिए खेला, इतनी परफॉर्मेंसेस की, तो एक टेस्ट मैच खेलता 100 विकेटें लेता, वो मेरी ज़िंदगी का एक, वो क्या कहते हैं आपका, वो आपकी अचीवमेंट होती, वो फिर बड़ी खुशी की बात थी। कितने मैचेस में आपने 99 विकेट्स? मैंने 22 गेम्स टेस्ट मैच खेले, उसमें पाकिस्तान का मेरा ख्याल है लेफ्ट आर्म स्पिनर ऐसा कोई भी नहीं है जिसने 99 आउट किए। और जब मैं खेला, कौन सा ऐसा आउट था जिस पर आपको बड़ा आपने एंजॉय किया और आपका ड्रीम वो आज जाने से पहले आप सोच कर गए आज मैंने इस प्लेयर को आउट करना है? वो काफ़ी प्लेयर्स है जिसमें अभी एबी डिविलियर, हाशिम आमला और स्पेशली संगाकारा, ये ऐसे प्लेयर्स थे कि ये आउट ही नहीं होते थे और पीछे भी बैटिंग होती थी और इनको आउट करके तो पूरी टीम की ऐसे खुशी होती थी कि ईद का दिन है। क्योंकि ये 2-3 दिन पिच पे ऐसे खेलते थे कि पता ही नहीं इनको लगता था। एक कॉलर है आपके फैन बकर से, हाजी मुश्ताक, वो कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आप दोनों को ना इस चैनल पे खुशामदीद कहूँगा क्योंकि हम आपसे गुज़िश्ता से वाबस्ता हैं और दूसरा आपको मुबारकबाद भी पेश करेंगे, आप जो जिंदगी नई शुरू की है वो भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और उसके हवाले से अब्दुर्रहमान भाई से सवाल करेंगे, उनका PSL में सबसे बेस्ट प्लेयर जो है वो कौन सा है? ओके, ठीक है। हम टीम का पूछ रहे थे, वो प्लेयर पे चले गए स्पेसिफिक। ठीक है मुश्ताक साहब, हाँ, कौन सा प्लेयर आपको? प्लेयर्स तो बहुत है, एक प्लेयर्स नहीं है कि जिस पे आप कह सकते हैं कि ये है, जिसमें पाकिस्तान के भी काफ़ी हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेटर, और मे बी डिविलियर माय फेवरेट क्रिकेटर, और पाकिस्तान की तरफ से अफरीदी है, शायद अफरीदी, के जो गेम चेंज कर सकता है किसी टाइम भी, तो उन पे थोड़ा होता है कि ये बंदा है तो मैच चेंज करे। सही, ठीक है। अच्छा, क्विकली जरा हमारा वो सवाल बीच में रह गया था फील्डिंग वाला, हम क्यों बॉलिंग पे भी हमें बहुत अच्छे टैलेंट से तो भरपूर है ना हमारा मुल्क, ठीक है, आप माशाल्लाह खुद अपनी मिसाल आप हैं, स्पिनर की अगर बात की जाए तो क्यों हम बॉलिंग भी मिल जाती, बैटिंग लाइन भी अच्छा हो जाता है, क्या तवज्जो नहीं दी जाती फील्डिंग पे, या फिर उसको प्लेयर की तरफ से इग्नोर किया जाता है? मेहनत उस तरह नहीं की जाती। एग्जैक्टली। जब आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू होती है ना डे में, या जो सीजन का कैंप लगता है वो 10 दिन का लगता है, उस 10 दिन में आप कितनी की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? अच्छा, वो कोई नहीं आ सकती। रह गया बाकी 4 डे गेम। जब आप 4 डे गेम खेलते हैं ना तो उसमें आपका फोकस बैटिंग बॉलिंग ज़्यादा हो जाती है, फील्डिंग इतना फोकस नहीं रहती। वही जो पिक होके आता है एकेडमी में, उसको 1 साल 2 साल लगता है उन चीज़ों से गुजरने के लिए। तो जो डोमेस्टिक में कोचेज़ हैं, ये इनको चाहिए कि ये PCB की फर्स्ट क्लास क्रिकेट जितनी भी होती है,
इसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ये सेशन फील्डिंग के वहाँ कराए जाए कि जब बच्चे वहाँ खेले वो रेडी टू प्ले और रेडी फॉर फील्ड, जब एकेडमी के लिए आए या पिक फॉर पाकिस्तान ए और जिधर भी जाएं उस इन्वायरमेंट से यूज्ड वो। ठीक है अब्दुर्रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम जरूर इंशाल्लाह दोबारा भी आपको ज़हमत देंगे क्योंकि क्रिकेट फैंस हमेशा उन प्लेयर्स को देखना चाहते हैं जिनके वो फैन होते हैं। तो आज के हमारे मेहमान थे अब्दुर्रहमान साहब। अभी हम स्टूडियो से जा रहे हैं सहरा चौलिस्तान और इस वक्त वहाँ जंगल में मंगल का सामान है, बड़ी जबरदस्त और ताकतवर गाड़ियां दौड़ रही हैं। कल मैंने ख्वाहिश का इजहार किया था, आपने कहा था मैं लेकर जाऊंगा। हाँ, अभी हम जाने लगे हैं ना, अभी हम जाने लगे हैं चौलिस्तान जीप रैली। अब इसमें खवातीन हिस्सा ले रही हैं, यस, और आज का उनका दिन है उन खवातीन ड्राइवर्स का जिन्होंने इस रेस में हिस्सा लेना है। तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स लेते हैं। बिल्कुल, और हमें नाम बता दिया जाए। उमर आसिफ, मोहम्मद आसिफ, माजरत, मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद आसिफ, इस वक्त आप वहाँ मौजूद हैं, तो कोई खातून ड्राइवर है? मैं कल से एक्साइटेड हूँ किसी खातून ड्राइवर से बात कर सके। क्या समा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज चौलिस्तान जीप रैली का तीसरा रोज़ है। आज जो स्टार कैटेगरी का मुकाबला शुरू हो चुका है जिसमें खवातीन भी शरीक होंगी। 3 खवातीन हैं जो आज की कैटेगरी में शामिल होगी। तुष्ना पटेल जो दफाई चैंपियन भी है, वो अपने एजाज़ का दिफा कर रही हैं। कुछ ही देर में बताया जा रहा है 12:30 सवा 12 के करीब जो इनकी कैटेगरी का जो मरहला है वो शुरू हो जाएगा। आज स्टॉक कैटेगरी मर्दों के हवाले से बात की जाए तो मर्दों के हवाले से 69 ड्राइवर है जो आज की कैटेगरी में शरीक होंगे। अब तक जो तकरीबन 40 के करीब गाड़ियाँ निकल चुकी हैं। 240 किलोमीटर पर मुहित ये ट्रैक बनाया गया है जहाँ पर धूल उड़ाती खूबसूरत मंजर सहरा में, जैसा कि कहा जा सकता है कि जंगल में मंगल का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर गाड़ियाँ धूल उड़ाती जब गुजर रही हैं तो एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर शायकीन भी बड़ी तादाद में आए हुए हैं जो रैली को देख रहे हैं। 240 किलोमीटर का ये जो ट्रैक है, आज ही इसको इख्तिताम किया जाएगा। तमाम जो गाड़ियाँ वो घूमकर जो किला द्रावड़ का मकाम है वहाँ पर एंडिंग पॉइंट बनाया गया है और वहीं पे तमाम जो एंडिंग होगी। दूसरी जानब आज गाड़ियों के हवाले से बात की जाए तो स्टॉक कैटेगरी छोटी गाड़ियाँ हैं, तमाम गाड़ियाँ इस वक्त अपने ट्रैक पर दौड़ रही हैं और यहाँ से धूल उड़ाती गाड़ियाँ गुजर भी रही है। मेरा कैमरामैन दिखा भी सकता है। गाड़ियों का तो बताएं कौन कौन सी जीप्स हैं ये देखिए जी, जिनमें तमाम जो बड़ी गाड़ियाँ, जिनमें प्राडो टाइप गाड़ियाँ हैं, जिनमें सर्फ गाड़ियाँ हैं और इसके अलावा ये इन्होंने मॉडिफाइड किया हुआ खूबसूरत बनाया हुआ अपनी गाड़ियों को यहाँ पर बहावलपुर के जो नवाबों में से भी यहाँ पर शरीक हो रहे हैं। इसके अलावा जो मैं यहाँ पर ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से बताता चलूँ मैं यहाँ पर एक कि ख़वातीन की जो तुष्ना पटेल है वो अभी मुझे जैसे इंफॉर्मेशन मिली है कि वो 12:25 पर अपनी गाड़ी यहाँ से दौड़ाएंगी। 12:25 पे वो स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होगी और उसके बाद वो जब निकलती हैं तो कहते हैं कि वो जब ट्रैक पे निकलती है तो पता चलता है कि कोई ड्राइवर यहाँ पर निकला है। और इसी वक्त यहाँ पर देखा भी जा सकता है एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मर्द भी जो लोग हैं यहाँ पर मेरा कैमरामैन अभी दिखा सकता है कि एक गाड़ी आ रही है, उसका मंजर देख सकते हैं। दूर से नजर हो रही है, बड़ी ख्वाहिश हो रही है ऐसी खातून ड्राइवर से बात की जाए। बात करा सकते हैं आप? जी इस वक्त जो हम मौजूद है, क्योंकि एंडिंग पॉइंट थोड़ा सा दूर है, हम थोड़ा बाहर निकले हुए थे फोटो बनाने के लिए और यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस वक्त खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। खवातीन के लिए अभी तक क्योंकि जगह उनका टाइम 12-12:30 के बाद है तो अभी तक वो खवातीन जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँची। उनका टाइम 12 बजे बताया जा रहा है कि वो 12 बजे के करीब जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगी और उसके बाद ही वो शरीक हो सकेंगी। अभी तक जो स्टार्टिंग पॉइंट पर खवातीन है, ड्राइवर्स हैं, वो नहीं पहुंच पाई। दूसरी जानब यहाँ पर देख रहे हैं सहरा में लोग भी बड़ी तादाद में आए हुए हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत मंजर बना हुआ है, यहाँ पर कैंपिंग लगी हुई है। सिक्योरिटी के हवाले से बताऊं कि सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। रेंजर के साथ आप शायकीन से बात करवा दें, हम भी देखना चाहते हैं। आप तो बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं, जो वहाँ लोग मौजूद हैं वो कितने हम देख रहे हैं। आपके पीछे भी बड़े लोग, एक जमघटा इकट्ठा हो गया है कि यहाँ पर ये जो लोग देखने आए हैं, तो इनसे बात करें जरा, इनसे पूछे कैसा लग रहा है इनको यहाँ पर आना और ये रेस देखना।
जी बिल्कुल, यहाँ पर शायकीन आए हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं, ये कितने एक्साइटमेंट है आपके। देखिए चोलिस्तान में सहरा का इलाका, यहाँ पर आप रैली देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? धूल उड़ाती गाड़ियाँ, यहाँ पर कितनी आपकी एक्साइटमेंट है? बहुत मज़ा आ रहा है, हम ये फील कर रहे हैं, पहली दफ़ा आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर ये दोस्तों के साथ और भी लोग हुए, आप बताइएगा जी, आप अपनी एक्साइटमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? जी बहुत मज़ा आ रहा है जी हुनाबाद से आए स्पेशल 300-400 किलोमीटर सफ़र करके सिर्फ रैली देखने के लिए, बहुत मज़ा आ रहा है जी। ये 300-400 किलोमीटर का सफ़र तय करके आए हैं। अच्छा आप बताइएगा, आप कैसा एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं? बहुत मज़ा आ रहा है, हम 2 दिन से आए हुए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है इधर, बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, महसूस हो रहा है कि कोई चीज़ हो रही है रैली। जी लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। जैसे ही कोई गाड़ी यहाँ से गुजरती है, हचकोले खाती जब वो जाती है, तो लोग यहाँ पर तालियां बजाकर उसके ड्राइवर को यहाँ पर दाद भी देते हैं। और ये तकरीबन जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से 5 किलोमीटर के फासले पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और इसी तरह ट्रैक जो बनाया गया, तमाम ट्रैक के साथ इसी तरह दूर तक जो 220 किलोमीटर का क्योंकि सफ़र है, ये तमाम जो 220 किलोमीटर तक ही लोग खड़े हैं यहाँ पर। ये जो सहरा है, जो रेगिस्तान है बहावलपुर का, इसमें यही सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी यही है कि जब धूल उड़ाती गाड़ी जाती है, लोग उसको तालियां बजाकर उसके ड्राइवर को दाद देते हैं, तो वो खूबसूरत मंजर गाड़ी जाती है, लोग दाद देते हैं। चोलिस्तान जो सहरा है वो जंगल में मंगल का समा। इस वक्त आसिफ हमें अपडेट भी कर रहे थे, आज खवातीन ड्राइवर हैं। जमील, खवातीन किसी से कम नहीं होती हैं? मैं बिल्कुल नहीं कम होती, और मैं अभी यही सोच रहा था कि आसिफ ने शायद कोशिश की भी है उनसे बात करने के लिए। वो खातून जो बता रहे हैं निकलती हैं तो बस तुष्णा पटेल कि ये गाड़ी जा रही है तुष्णा पटेल की, तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ा इनकरेजिंग है ये। और जिस तरह आज की कैटेगरी से उन्होंने बताया खवातीन तो जो उठे, मेरे ख्याल में हम बाय बाय करते हैं, चलते हैं चोलिस्तान। अच्छा मुझे लगा कह रही है उठे, फिर जरा मैं आपको गाड़ी चला के दिखाऊं। आज मेरा इम्तिहान ले आप, मैं भी जाके जीप रैली का हिस्सा बन सकती हूँ, है ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ। अभी ओके, आज घर जाते हुए गाड़ी ड्राइव करोगी? ठीक है, डन हो गया, रेस नहीं लगानी। बिल्कुल। और अभी हम आपको खुदा हाफिज कहेंगे, जाने का वक्त आ गया है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, 92 देखते रहिएगा। कल छुट्टी है हमारी, मंडे को हम फिर आपके खिदमत में हाजिर होंगे। और लेकिन कल भी आप हमारा बेस्ट ऑफ जो शो होगा पूरे वीक का वो देख सकेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो मैं चाहूंगी जाते जाते आप भी इख्तितामी कलमात मंडे को आपसे मुलाकात होगी, एक नए दिन के साथ, हफ्ते की नई शुरुआत होगी। तो कोशिश करेंगे आपके लिए बहुत कुछ ऐसा लाएं जो आपका पूरा हफ्ता इतना जानदार और शानदार बना दे। तो तब तक के लिए इजाजत दें, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।